अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो। प्रोग्राम है स्वीट होम शो। से हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और आपकी दुआ से एक दफ़ा फिर मंगल वाले दिन आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ, आज है 27 जुलाई और आज 27 जुलाई को जब मैं देख रही थी तो मुझे वैसे तो कोई ऐसी ख़ास बात नज़र नहीं आई। यूँ तो बहुत सारे ख़ास इवेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा ख़ास वो होते हैं जो उस दिन पैदा हुए होते हैं। तो जो आज के दिन पैदा हुए उनको उनकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरीज़ हैं उनको भी बहुत मुबारक। और खुदा न खास्ता अगर किसी के घर में कोई बिछड़ गया है आज के दिन तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगा दे। सामईन, स्टूडियो में गुब्बारे लगे हुए हैं। ईद का समा है, लेकिन ईद को गुजरे हुए एक हफ्ता हो गया, लेकिन अभी भी ईद है। क्योंकि हम जब रोड के किनारे देखते हैं तो माशाल्लाह से वैसे तो बहुत कुछ साफ़ हो चुका है, लेकिन अभी भी वाक़यात बता रही हैं कि ईद अभी अभी गुजरी है। और सफाई पे भी बातें हो रही थी। मुझसे पहले जो है ज़ीशान और मैमूना बात कर रहे थे सफाई के हवाले से और डस्टबिन बनाने के हवाले से, और टीन के डस्टबिन या 3 डस्टबिन पे बातें हो रही थी। तो हम भी आपको थोड़ा इजाफा करते चलें कि वाकई सफाई निस्फ़ ईमान है और हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि जब हम सफाई का ख्याल नहीं रखते तो यकीनन हम अपने ईमान को दाव पे लगा। और ये सामईन सफाई ही है जिसकी बदौलत जो है इंसान सेहतमंद रहता है। और सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखें, अपने इतराफ़ में भी बहुत ख्याल रखें अपनी चीज़ों का। और साथ ही साथ चूँकि हम कोरोना के दौर में रह रहे हैं, आजकल कोरोना हमारे साथ जुड़ा बैठा हुआ है, तो इस कोरोना के साथ साथ हमें बहुत ख्याल करना है। सारे SOPs का ख्याल करना है, मास्क भी पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है और अपने हाथों को साफ सुथरा रखना है। न सिर्फ हाथों को बल्कि अपने आप को भी साफ सुथरा रखना है। हाँ जी, आज के दिन के हवाले से और क्या बात करें, क्योंकि आज होता है मंगल का दिन और मेरे लिए बहुत ख़ास होता है क्योंकि मैं आज के दिन आपके साथ मौजूद होती हूँ। और आज ही के दिन हम जो हैं आपसे बातें करते हैं, ना सिर्फ बातें करते हैं बल्कि आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ना एक ऐसी पर्सनालिटी से जो आपको इन्फॉर्म करती है। क्योंकि आज का दिन हमने फिक्स किया हुआ है डॉक्टर 101 के नाम से। जी, डॉक्टर 101 में हमारे पास हर दफ़ा हर हफ्ते कोई ना कोई पर्सनालिटी मौजूद होती है। कभी यूरोलॉजिस्ट होते हैं, कभी जो है फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, कभी कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कभी न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, तो कभी गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही एक खूबसूरत सी पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद और मैं बहुत खुश होती हूँ बिलखुसूस। वैसे तो सभी पर्सनालिटी से मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन स्पेशली जब वेमेन होती हैं, फीमेल होती है पर्सनालिटी और इतने टॉप लेवल पे वो पहुंची हुई होती हैं, तो बड़ी एक दिल को तस्कीन होती है। और लगता है कि हाँ वाकई पाकिस्तान में भी ख़वातीन की तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है और माशाल्लाह से हमारी ख़वातीन भी अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं। जी हाँ जी, लॉकडाउन वापस से शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के साथ साथ जीना सीख लें और SOPs को फॉलो करें, साथ साथ हुकूमती हिदायत को फॉलो करें, वरना फिर बड़ा सख्ती से आपसे निपटा जाएगा। बच्चों के भी मज़े हैं क्योंकि 31 जुलाई तक छुट्टियाँ हैं, तो बच्चे इंजॉय करें लेकिन साथ साथ एहतियात भी करें। प्रोग्राम में हम वापस आते हैं स्टे सेफ स्टे ब्लेस के साथ के। आज हमारे साथ एक पर्सनालिटी मौजूद है, उनका नाम है डॉक्टर एमन उवैस गौरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हैं फॉर्मर चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। इसके अलावा आप अपना PhD कर रही हैं ईस्टर्न मेडिसिन में और आपका फोकस जो सब्जेक्ट है वो डायबिटीज़ है। और हाँ जी, बिल्कुल डायबिटीज़ पाकिस्तान में जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है और हर दूसरा आदमी हमें डायबिटीज़ में मुलव्वस नज़र आता है। और ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी बीमारियाँ और भी साथ लग जाती हैं। तो आज वैसे डायबिटीज़ पे हमने बहुत बात की है, डायबिटिक के बहुत सारे डॉक्टर्स हमने बुलाए हैं, वक्फे से हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं आपकी एहतियात के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली ईस्टर्न मेडिसिन पे। और आपकी 40 के करीब पब्लिकेशंस हो चुकी हैं। इसके अलावा आप प्रैक्टिस में जो है आप 2012 से नेचुरल मेडिसिन भी करिए। ये सब पूछती हूँ मैं इनसे कि ये है क्या। बेसिकली आप बावलपुर बेस हैं, अब आप कराची में हैं, तो ये कराची में आना कैसे हुआ, ये हसीन इत्तेफाक कैसे हुआ और कराची कैसा लगा। आपका फोकस एरिया है जो मेरा भी है, कपिंग है यानी हिजामा करती हैं, लीचिंग भी करती हैं, ये मैं नहीं करती। और इसके अलावा डाइट्रोथेरेपी है, एरोमा थेरेपी है और इसके अलावा बाथ्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज उनसे बड़े मज़े की बातें होंगी। टॉपिक पूरा हट के होगा क्योंकि रूटीन पे हम जो मेडिकल डॉक्टर से बात करते हैं उसमें जो है हम उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ पे बात करते हैं। लेकिन आज हम इनसे इनकी एक्सपर्टीज़ के साथ साथ ये भी पूछेंगे कि ये ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थ साउथ ये मेडिसिन होती क्या है। जी एमन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप पहुँचने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल यकीनन मैंने एक अच्छे गूगल होने का सबूत दिया। बिल्कुल
आपने इतने अच्छे तरीके से गाइड किया था कि मैं पिन पॉइंट लोकेशन पे पहुंच गई। क्या बात है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये बताइए सबसे पहले कि सुबह से, बल्कि जब से आपसे बात हुई है, ईस्टर्न मेडिसिन पढ़ रही हूँ और मैं देख भी रही हूँ कि ईस्टर्न मेडिसिन क्या होती हैं, लेकिन हमारे लिसनर्स के लिए आप बताइए कि ये ईस्टर्न मेडिसिन होती क्या है? अच्छा डॉक्टर साहबा, ईस्टर्न मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये होता क्या है और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। दिस इज समथिंग सेम एज दैट ऑफ MBBS, जितने हम लोगों का दिस इज ऑल्सो 5-year डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी। FSC के बाद प्री मेडिकल के बाद इसका एडमिशन होता है। 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके साथ इसके 1 साल की मस्ट हाउस जॉब है। इसके बाद आपका एक काउंसिल है, नेशनल काउंसिल फॉर तिब, आपको ऑथराइज्ड करता है एज अ प्रैक्टिशनर। अच्छा, यू मीन के ईस्टर्न मेडिसिन आप तिब को कहते हैं? तिब्बी मेडिसिन। अच्छा, मतलब इस तरह से कहा जा सकता है कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ की जो नेटिव मेडिसिन है ना, अच्छा, उसको लाइक जड़ी बूटियाँ, हम जापान में इसको कॉम्बो कह देते हैं, इंडिया में इसको आयुर्वेदा कह देते हैं। हाँ जी। तो ये जो वहाँ की नेटिव मेडिसिन है, उसकी नेटिव मेडिसिन से उसके इलाज को, वहाँ की तदबीरों को इस्तेमाल करते हुए वहाँ के, क्योंकि जो लोग जिस जगह पर रहते हैं वो उसी जगह की चीज़ों से ज़्यादा अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से हम उनको वहाँ से ट्रीट कर सकते हैं, नेटिव चीज़ों से उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो हाँ, सारे आबो हवा का बड़ा असर होता है, और जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसी आबो हवा की होती हैं, तो शायद वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। क्योंकि जो लोग, हम लोगों का जो प्रोग्राम है, हम लोगों का 5-year डिग्री प्रोग्राम में हम मेन फोकस करते हैं नेचुरल मेडिसिन पे। नेचुरल मेडिसिन से मुराद वो तमाम मेडिसिन है जिसका ओरिजिन नेचुरल है, बेशक वो मिनरल ओरिजिन है, बेशक वो प्लांट ओरिजिन है, बेशक वो किसी भी किस्म का कोई और है, या वो एनिमल ओरिजिन है। अच्छा, ये तमाम ओरिजिन जो है वो ईस्टर्न मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन में आ जाता है। अच्छा, दोनों एक ही चीज़ है, ईस्टर्न मेडिसिन और नेचुरल मेडिसिन? हाँ, मतलब ये नाम डिफरेंट, एक ही चीज़ को मुख्तलिफ नामों से पुकार लिया गया है। अच्छा, ईस्टर्न मेडिसिन इज सेम एज दैट ऑफ अ नेचुरल मेडिसिन। कुछ जगहों पे ये जो डिग्री है ये नेचुरल मेडिसिन के नाम से हो रही है। ओके। कुछ में जैसे इंडिया मतलब में, आप लोकली बेस्ड जितनी भी आपके पास जड़ी बूटियां हैं, हाँ, या आपके एनवायरनमेंट में जितनी चीजें, उससे जो नेचर्स के आप जो ट्रीट करते हैं अपने अंदर रहते हुए, अपने ओरिजिन में रहते हैं। हाँ, मतलब कोई भी चीज जो है वो हमारे पास सिंथेटिक नहीं है। हम सिंथेटिक चीज की तरफ नहीं जाते हैं, हम सिंथेटिक डेरिवेटिव्स नहीं ड्राइव करते, हम क्रूड ड्रग या क्रूड या नेचर के बहुत करीब रहते हुए काम करते हैं। हम किसी भी पेशेंट को जो है उसकी पल्स पे, उसकी टंग पे, उसके यूरिन पे, ठीक है, उसके स्टूल पे डायग्नोसिस हमारा बेस करता है, और इसके साथ लैब्स भी ऑब्वियसली हम कराते हैं, लेकिन ये हमारा मेन टूल है। इसके बाद फिर जो हम पेशेंट की डायग्नोसिस करते हैं, हमारी जो तिब है वो टेम्परामेंटल बेस्ड है। हम कहते हैं कि आप एक पेशेंट को यूनिक एंटिटी कंसीडर करेंगे, बिल्कुल जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट लाइक होम्योपैथिक। होम्योपैथिक इज समथिंग कि आप जो भी मेडिसिन देते हैं वो पोटेंटाइज फॉर्म में देते हैं। हमारा ये वाला आप क्रूड फॉर्म में, हम क्रूड फॉर्म में देते हैं, और हम पेशेंट के टेम्परामेंट एवोल्यूशन के हिसाब से देते हैं। हमारा हर पेशेंट को इंडिविजुअली टेम्परामेंट पे उसको डायग्नोज करके, और उसके बाद उसकी डाइट स्पेसिफिक, उसकी ट्रीटमेंट स्पेसिफिक, इस तरह से डिजीजेस को भी हमने कैटेगराइज किया होता है। अच्छा, कि कुछ डिजीजेस जो है स्पेसिफिकली कौन से ट्रीटमेंट, कौन से टेम्परामेंट में ज्यादा हो जाती हैं। जिस तरह से आप देखेंगे अराउंड द क्लॉक, ऑब्वियसली नेचर में हम रहते हैं, हमारा पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड है कि हम एक साल में सारे मौसम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, माशाल्लाह। और आप देखती हैं कि जिस तरह से मौसम चेंज होता है उस तरह से डिजीजेस भी चेंज होती रहती है। बिल्कुल, ठीक है। जब एक्सट्रीम ठंड होती है, जो फ्लेगमेटिक एक टेम्परामेंट होता है, 4 टेम्परामेंट्स हमारे पास, फ्लेगमेटिक, सिंग्वाइनस, मेलनकॉलिक और बिलियस, ठीक है। तो हम देखते हैं कि चारों टेम्परामेंट, इसको जरा सा उर्दू में बयान कर देते हैं, जैसे मेरा ख्याल है बलगमी मिजाज होगी। फ्लेगमेटिक इज बलगमी, ठीक है, मेलनकॉलिक इज सुदावी, फिर सुफरावी इज बिलियस, और उसके बाद सिंग्वाइनस इज दमवी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि किसी भी इंसान का कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। एज आई हैव बीन टीचिंग द सेम सब्जेक्ट, मैं प्रिंसिपल्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ पिछले 6-7 सालों से, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली यही गाइड कर रही हूँ कि ये सब कुछ नेचर में है। आप जैसे अपने नेचर को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगी। बिल्कुल, कि अल्लाह पाक ने क्या किया, किस तरह से किसी भी शिद्दत को तोड़ा और उसको फिर मॉडिफाई कर दिया। जिस तरह से एक्सट्रीम गर्मी होती है, बरसात आ जाती है, बिल्कुल, ठीक है। बरसात को अल्लाह पाक ने फिर जब ठंड, मॉइस्टनेस बढ़ने लगती है, तो उसके बाद ठंडक बढ़ जाती है, सही। और जैसे ठंडक इंक्रीज होती है तो हम देखते हैं कि उसके बाद दोबारा से बहार का मौसम आ जाता है। बहार का मौसम इज समथिंग जो कि हम कहते हैं कि ये सिंग्वाइन में फॉलो करता है, ठीक है। सिंग्वाइन इज लाइक दमवी,
सिंगवाई में फॉल करता है तब सब चीजें एट देयर ऑप्टिमम लेवल होती हैं। ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है, हम प्लांट्स देखते हैं वो न्यू उसमें जर्मिनेशन होती है। हाँ जी बिल्कुल, नए पत्ते आ रहे होते हैं, नए पत्ते आ रहे होते हैं और वो बहुत खुशनुमा लगता है। हाँ जी। ठीक है, हम अपने पेशेंट्स को भी अगर ट्रीटमेंट के हवाले से जब बात करते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि आपका पेशेंट अगर साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड है, जिस तरह से कराची में मैंने बहुत सारा देखा कि यहाँ पर लोगों को, क्योंकि हम लोगों को यहाँ का जो रहना है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है एक तो बहुत ज्यादा, और इसके अलावा हम फ्लैट ओरिएंटेड है, सन एक्सपोजर नहीं है। आप जितना सन नेचर से दूर होते जाएंगे ना उतना आप बीमारियों में फंसते जाएंगे। सही बात आप जैसे ही हम एसी ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू नेचर। आप देखेंगे कि हम लोग जब भी नेचर की लॉ को वायलेट करेंगे ना हम खुद फंस जाएंगे। भाई ये वो डॉक्टर साहबा हैं जो आपके सारे खर्चे बचा देंगी, यानी कि एसी की आदत अगर आप निकाल देंगे तो आपका बिजली का बिल कितना कम हो जाएगा ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप नेचर से करीब आएंगे, आपको बीमारियां भी कम होंगी। डेफिनेटली एसी एक तरह की बीमारी है तो ये लग्जरी जो कि अब नेसेसिटी बनता जा रहा है। वजह सिर्फ ये है कि हमारे, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, कराची का लाइफस्टाइल जो है वो फ्लैट बेस ज्यादा है, और फ्लैट्स में जो है अक्सर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती है तो मजबूरन विटामिन डी डेफिशिएंसी है। आप देखें कि यहाँ पे मेरा जो लोगों को मैंने देखा और एवेल्यूएट किया 70% फीमेल जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी की है। एग्जैक्टली अर्ली एज में ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बिल्कुल सही कह रही हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कोई ऐसी, बल्कि मैंने तो पैदाइशी बच्चों को देखा है कि वो बच्चे डेफिशिएंसी का शिकार है विटामिन डी, वो उठ ही नहीं रहे होते हैं, चलना शुरू नहीं करते, फिर उनकी सब कुछ लेट और फिर डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप इनको सेट एक्सपोजर दें, जब तक विटामिन डी3 नहीं आएगा तो वो अरे भाई खुदा के लिए सन को गनीमत जानो, ये वो सोर्स है कि थोड़ा सा आप मेहनत कर लो तो आप देखिए सोलर पावर अपने घरों में लगा लें तो आपको कितनी, हम लोग तरसते हैं बरतानिया में, आप देखें वहाँ जा लोग जिस दिन सन निकलता है या बाहर होती है सन में तो बाथिंग के लिए लोग निकलते हैं। यूएई में मैं अक्सर जाती थी तो मैं देखती थी कि सन एक्सपोजर लेने के लिए गोरे जो है पूरे पूरे लेटे हुए होते हैं बीच पे अपने अपनी टैनिंग कर रहे होते हैं। जो हार्मोन है जो सन के एक्सपोजर से सिक्रीट होता है उसकी बॉडी में बहुत आला किस्म का रोल है बॉडी को रिजेनरेट करने में। उसको हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा तो बालों के लिए बड़ा काम, बालों के लिए, इसके अलावा स्किन के लिए। आपको पता है हमारे जो साउथ एशिया के लोग हैं वो कैंसर्स में क्यों मुब्तला नहीं होते? मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से उन्हें स्किन कैंसर्स नहीं होते ना, माशाल्लाह, क्योंकि ये हार्मोन। लेकिन अब ये चीजें भी रुझान बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ के। हाँ, एक तो हमने कॉस्मेटिकली बहुत ज्यादा, इसके अलावा हम लोगों ने अपने आप को जो है वो नेचर से जब से दूर किया है ना, तब से हम ये चीजें ज्यादा कर रहे हैं। हम लोगों की रेडिएशंस, वो एक शेर भी तो है ना बहुत अच्छा, अपने मरकज से दूर होगे खाक हो जाओगे, समथिंग लाइक कि हम दूसरों को अडॉप्ट करते करते अपनी असल से भी हटते जाते। बिल्कुल, वो कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, और इस चाल में हम सब कुछ भूल गए। लेकिन हम ये नहीं भूले कि आज है मंगल का दिन और हमारे साथ जो डॉक्टर साहिबा बैठी हैं वो हमें जो बातें बता रही हैं वो नेचर से करीब है। यकीन जाने अगर आपको आदत है सवेरे उठने की और थोड़ी चहलकदमी करने की या थोड़ा ग्रीनरी देखने की, आपके घर में एक दो पौधे भी हैं, एक दो ही पौधे हों, आप जाके उनसे बातें तो कीजिए, फिर देखिए आपकी बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरे पास तो माशाल्लाह 150-200 पौधे हैं तो मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ इनको और बहुत खुश होती हूँ ये देख के। यकीन जाने एक एनर्जी आ जाती है, एक पौधे और एक एक्वेरियम, ये दोनों मेरी जान है। मेरे घर में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं और मैं बड़ी उनकी केयर करती हूँ। आज ही मेरी मेड मुझे कह रही थी कि आपको बड़ा शौक है मछलियों का। मैंने कहा भाई मछलियाँ ये जब भागती दौड़ती हैं ना ऐसा लगता है ज़िंदगी में बाहर है। एग्जैक्टली आप देखेंगे ना कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उसमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहते हैं कि आप अपने बच्चों को एक आध एक्वेरियम, एक आध फिश, उनको टेक केयर करना सिखाएं कि उनको पानी डालना है, उनको खाना दाना डालना है। आप देखेंगे कि बच्चे कंटिन्यूसली टीवी, अब तो ये लॉकडाउन और ऊपर से ये स्क्रीन जो मिल गई मोबाइल, सूरत में स्कूल बंद और मोबाइल, कंटिन्यूसली टीवी देख रहे हैं और मोबाइल्स पे, और ऊपर से उनके स्कूल होमवर्क्स आ रहे हैं। बस हम सब बच्चों से फेडअप हो गए कि टीवी तो छोड़ दो भाई। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। क्या कर सकते हैं भाई, एक तो लॉकडाउन ने हमें मारा बहुत ज़्यादा और दूसरा जो है इस टीवी की जो ज़रूरत हमें पड़ी इसलिए पड़ी कि हमारे स्कूल बंद हो गए तो हमें बच्चों को तो मसरूफ़ करना है ना, वरना उन्होंने हमें मसरूफ़ कर देना है। और यहाँ पे प्लेग्राउंड्स की भी इतनी डेफिशिएंसी है। इतना मिस करती हूँ अपने होम टाउन को कि आप मिस करती हैं। वैसे बहालपुर बहुत खूबसूरत है, मेरा देखा हुआ है, मैंने देखा है। और यकीन जाने कि पाकिस्तान तो हर जगह ही बहुत खूबसूरत देखा जाए तो, लेकिन कराची जो है ना वो एक पूरा कंप्लीट है, केक है। आप देखिए उसमें सारे फ्लेवर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही। आप भी यहाँ के बड़े आराम से एडजस्ट तो हो गई होंगी, यहाँ कोई भी वो नहीं है। ये ठीक है अपनी याद आती है लेकिन एडजस्ट तो होना, अब ससुराल है तो एडजस्ट तो होना है।
हाँ जी, ये हसीन इत्तेफाक ऐसे हुआ कि आप शादी होके कराची हैं? एग्जैक्टली, शादी होके कराची। अच्छा, इसको कितने साल हो गए? इट्स बीन 5 years अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? आई एम हैविंग twins boys अरे and माशाल्लाह, then another boy. या अल्लाह, इस छोटी उम्र में सारे काम कर लिए। अब आप पीएचडी कर लेंगी तो माशाल्लाह से पीएचडी डॉक्टर, बहुत यंग एज डॉक्टर है माशाल्लाह। जब आपने तस्वीर तो देखी होगी लिसनर्स, जो प्रोमो पे लगी हुई है, और अभी आप मज़ीद तस्वीरें जब मैं अपलोड करूँगी तो आप देखिएगा कि माशाल्लाह एक खूबसूरत सी, अच्छी सी, प्यारी सी हमारी डॉक्टर हैं और इतनी काबिल हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो हमारे प्रोग्राम में बैठी हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आप इस अच्छे से मूड को और अच्छी सी नेचर पे बातें कर, और मैडम मुस्कुरा भी नहीं है, लेकिन अभी भी रिसेंटली एक और भी इंकशाफ हुआ है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह। भाई और भी कोई बड़ी वाली डेजिग्नेशन हो तो बता दो, मैं वो भी लगा दूँ। अच्छा चलिए, अब हम आते हैं आपके असल जो काम है, जो सबसे ज़्यादा आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर दिया कि नेचर क्या है, ईस्टर्न मेडिसिन क्या है, नेचुरल मेडिसिन क्या है। प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं 4471 पर मैसेज करके। आपको पता है मैसेज कैसे करना है, 101 लिखिए, के लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम, अपना सवाल लिखिए, नाम लिखिए और इसे भेज दीजिए 4471 पर। इसके अलावा कॉल्स भी हम ले सकते हैं, 99231963 पर आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहबा से बात कर सकते हैं, लेकिन हेलो हाय के अलावा अपने मतलब के सवाल पूछें, और ये पूछें कि ईस्टर्न मेडिसिन से आपको क्या बेनिफिट्स ज़्यादा हो सकते हैं, या और जो सवाल आपके दिल में आता है वो पूछें। अभी तो मैं बहुत सारे सवाल पूछने की हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं बता दूं कि माशाल्लाह से असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्ना यूनिवर्सिटी, फिर जो हैं आप अभी पढ़ा भी रही हैं वहाँ पे, इसके अलावा पीएचडी भी अपना कंप्लीट कर रही हैं, और सब्जेक्ट में जो आपका टारगेटेड या फोकस्ड एरिया है वो आपका डायबिटीज़ है, या डायबिटीज मुलाइटिस है, और टाइप टू डायबिटीज़ है। ये क्या है भाई? अब देखिए, हर सवाल मैं हर एक से पूछती हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आप हमें डिफाइन करें क्या होती है। अच्छा, डायबिटीज़ के वाले से अगर हम बात करें तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं तीन, मतलब हम इसको नेचुरल मेडिसिन में तिब के लिहाज से और दूसरे तरीकों से इसको कैटेगराइज करते हैं 3 डिफरेंट वेज में। एक टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसके हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। दूसरा हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और एक हमें मिलती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि प्रेगनेंसी में होती है, वो सून आफ्टर फीमेल गेट प्रेग्नेंट, और उसमें उसका HbA1c और टाइप 3 सिर्फ फीमेल्स में ही होती है, वो बढ़ता है, और उसके बाद सून आफ्टर डिलीवरी जो है 40 डेज जब उसके परप्यूरियम के एंड होते हैं तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बेबी को, मदर को बाद में ख्याल रखना पड़ता है कुछ चीज़ों का। अच्छा, और टाइप 1 के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 इज़ लाइक डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो पेंक्रियास के आइलेट सेल्स हैं, आइलेट सेल ऑफ लैंगरहैंस, कुछ सेल्स होते हैं जो कि 2 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। एक बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होता है हमारे पास इंसुलिन, और अल्फा सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन। ठीक है, जो बीटा सेल हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो ही डैमेज्ड होते हैं, यानी कि इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रही होती। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं ये हमारे पास अर्ली एज में ही डायग्नोज हो जाते हैं। अर्ली एज में जब ये पेशेंट्स डायग्नोज हो जाते हैं और ये हमें जो है वो टाइप 1 के साथ मिलते हैं, इनका ट्रीटमेंट रिजीम जो है वो हमारे पास ज़्यादातर यही है कि हम इनकी डाइट पे भी फोकस करें, और साथ साथ इन्हें डायरेक्ट इंसुलिन ही दी जाती है, क्योंकि इनकी बॉडी इंसुलिन डिफिशिएंट होती है। ठीक है। और मसल्स को काम करने के लिए, बॉडी को काम करने के लिए, एडिपोज टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए इंसुलिन इज मस्ट। ठीक है। अच्छा, और जब जो मेरा टारगेटेड एरिया है दैट इज टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे पास ज़्यादा जो इसकी कॉजेज हैं ऑब्वियसली सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, हमारा खाना पीना, ये सब चीज़ें बहुत कम इसमें इनहेरिटेड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों का जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमने कर ली है ना, उसकी वजह से ये हो गई है। सही। हम लोग सारा दिन अपने एक ही चेयर पर बैठ के काम करते हैं, बिल्कुल, और खाते हैं हम सब जो भी मॉडिफाइड फूड खाते हैं, बिल्कुल टिन्ड फूड इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। इसमें इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव हैं कि मैं कुछ रिसेंट रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो फूड है ये जिसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे एडेड होते हैं, ये बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक काम करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अब तो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, वो लोग बहुत तो इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि आप नेचर से करीब नेचुरल चीज़ें जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं उसकी तरफ आ जाएं। सही। और अगर तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें यही होता है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से
खाना पीना जो है वो अनचेक खाने की वजह से बॉडी का बैलेंस आउट हो जाता है। सही। पेंक्रियाज को समझ ही नहीं आती कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करे कि ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन ज़्यादा करे, क्योंकि इसमें से एक चीज़ जो है वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करिए और एक जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करिए। ठीक है। तो जब लेट सपोज हमें कोई एक ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसके अंदर मीठा और तला हुआ इकट्ठा ही है, लेट सपोज हमने कोई गुलाब जामुन खा लिया, तो उस वक्त पेंक्रियाज को समझ ही नहीं आएगी कि वो किस चीज को जल्दी से डाइजेस्ट करने के लिए कोशिश करे। बिल्कुल ठीक। इस मेहनत में जो है वो फटीग्ड हो जाता है और उसके सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस के लिए हमारे पास जो है वो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। सही। हम जो अभी चल रहे हैं हमारे पास रिसेंट, उसमें हम ब्लड शुगर फास्टिंग कराते हैं पेशेंट की, उसका ब्लड शुगर रैंडम कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, पोस्ट प्रेंडियल कराते हैं, और डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे हमने HbA1c रखा हुआ है। बिल्कुल। इसके अलावा भी है HbA1c आपको क्या दिखाता है, मतलब किस तरह डायग्नोज आप कर पाते हो? HbA1c क्योंकि देखिए अक्सर लोगों का HbA1c थोड़ा बड़ा हुआ होता है। Exactly. और जबकि आप देखो तो डेली रैंडम फास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होता है। हाँ, ये एक जो मैं स्टडी कर रही हूँ उसमें मैंने मल्टीपल रिसर्चेस पढ़ी हैं, जो रिसेंट रिसर्चेस हैं वो ये शो करती हैं जिन लोगों का HbA1c बढ़ा हुआ है, हाँ जी, उनका फास्टिंग और रैंडम ठीक आ रहा है, तो वो प्री डायबिटिक्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं। प्री डायबिटिक्स वो पेशेंट्स होते हैं जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो PCOS के साथ प्रेजेंट करती हैं। अच्छा, ठीक है, वो भी ओबीज होती हैं। बिल्कुल। फैट बहुत डिपॉजिट हुआ होता है बॉडी में, एब्डोमिनल फैट, विजिबल फैट, सबक्यूटेनियस फैट बहुत ज्यादा होता है इनमें, फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं जी। तो जब अगर आप दो टेस्ट होते हैं, एक सी पेप्टाइड और एक इंसुलिन रेजिस्टेंस। सी पेप्टाइड तो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है और यहाँ पर भी बहुत 2-3 लैब्स बहुत कम लैब्स करेंगे, लेकिन अगर तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कराएंगे आप ऐसे पेशेंट का, तो आप देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ी हुई है। तो जिन लोगों की इंसुलिन रेजिस्टेंस है उन्हें शुरू से ही केयर करने की जरूरत है कि ये अगले 5, 6, 7 सालों में बहुत बुरे डायबिटिक बन के सामने आएंगे। तो अभी अगर तो कोई बंदा सुन रहा है बहुत अच्छे से इस बात को और वो समझता है कि मैं प्रोन हूँ, तो उसे चाहिए कि पहले अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट कराए। जैसे ही वो इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट कराएगा तो उसकी कुछ रेफरेंस रेंजेस हैं जो कि साथ ही गिवन होती हैं अकॉर्डिंग टू द लैब। अगर वो रेफरेंस रेंजेस में फॉल कर रहा है, अप टू 9 है या अप टू 1 होना चाहिए उसको, तो फिर तो ठीक है। और अगर तो वो बड़ी भी है तो आप देखेंगे कि उसकी ब्लड शुगर फास्टिंग पे HbA1c पे इतनी जल्दी वो चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बिल्कुल 0 से बता देगा कि भाई अगले 5 सालों में फंसने वाला है। तो उसको चाहिए कि तभी देखिए, मेडिसिन इज समथिंग दैट कम्स इन द लास्ट। ठीक है, मेडिसिन से पहले हम लोग इन पेशेंट को एम्फेसिस करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, बिल्कुल अपनी ईटिंग हैबिट्स मॉडिफाई करें। देखिए ये हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल। आप जब देखते हैं कि जो बहुत सारे सिंथेटिक मेडिसिन जिनसे लोग भागते हैं, उनसे भागने की वजह यही है कि वो लीवर को डैमेज करता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही, ठीक है, फर्स्ट पास सेकंड पास उसकी किडनीज को डैमेज करता है। आप देखेंगे कि किस कदर खतरनाक आउटकम्स आते हैं टाइप 2 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के हम कहते हैं। नो डाउट। पेशेंट को रेटिनोपैथी हो जाती है, हाँ जी बिल्कुल, न्यूरोपैथी हो जाती है, बिल्कुल, नेफ्रोपैथी हो जाती है, बिल्कुल, और इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से मतलब डायबिटीज की ऐसी बीमारी है, देखा जाए ऐसा सिंड्रोम है कि ये अपने साथ एक पैकेज ऑफ डिजीज लेके आते हैं। मतलब मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, कभी आपकी किडनी मुतासर ज्यादा हो रही है, और साल में एक चेकअप आपका होना हर चीज का बहुत लाजमी है कि आप कराएं इसको। और अगर आप इसको मतलब निग्लेक्ट करते हैं तो ये निग्लेक्ट नहीं करता, ये समथिंग दैट कम्स एज अ, ये तो अपना काम कर ही रहा है, ये अपना काम कर ही रहा है, जैसे हम हाइपरटेंशन को कहते हैं, बिल्कुल, डायबिटीज को कहते हैं, इट वर्क्स। मतलब आप देखिए पेशेंट जो है वो एम्पुटेशन की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल, और जो कि बहुत खतरनाक है, बिल्कुल, इंसान अपने आज़ा से महरूम हो जाता है। अगर तो हम ये बहुत ही बेसिक चीजों के साथ एडहेयर रहेंगे तो आप देखेंगे कि हम मुश्किल में नहीं फंसेंगे। सही, हमारे पास तिब में मतलब मुख्तलिफ तरीके इलाज हैं जिसमें हम रसूली इलाज कहते हैं इन चीज़ों जी को। जी, दिस इज इलाज विद तदबीर, इलाज बिल ग़िज़ा। आप देखेंगे आजकल आपको मिल रहा है फूड एंड साइंस, हाँ जी बिल्कुल, डाइटोथेरेपी, हाँ जी, मतलब पूरी डिग्रीज हो रही है डाइटोथेरेपी पे, बिल्कुल। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन। आप देखेंगे कि कुछ अर्से पहले जो हम आज से अगर 20-25 साल पीछे चले जाएं तो हम देखेंगे हमारे नाना दादा कितनी उम्र में थे और कितने परफेक्ट होते थे, चलना फिरना चश्मा इनका नहीं, हाँ बिल्कुल। और हम अगर थोड़ा सा भी नोटिस करेंगे तो हम देखेंगे कि वो दे आर क्लोज टू द नेचर, दे यूज्ड टू वॉक अ लॉट, बिल्कुल बिल्कुल, दे यूज्ड टू ईट एंड ड्रिंक ऑल नेचुरल थिंग्स, बिल्कुल, ठीक है। तब ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये चिप्स और लेस और पैकेट और टेंट ये चीजें नहीं थी। तो जब हम ऑब्वियसली, और ये देखिए ये हम बच्चों को बचपन से देना शुरू करते हैं, जहाँ रो रहा है उसको पकड़ा दिया एक पैकेट, हाँ बिल्कुल पकड़ा दिया उसको एक पैकेट कि भाई
प्लीज स्टॉप क्राइंग। उस वक्त के लिए तो हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसके बाद में देखते हैं आउटकम्स तो बहुत डेंजरस हैं। आप देखिए छोटे बच्चों के जो रेशो है डायबिटीज का वो डबल हो गया ऑलमोस्ट। ओहो। और अगर हम और उससे ज्यादा जो काम किया ये फास्ट फूड ने किया, ये जो डिलीवरी, होम डिलीवरी बड़ी इजी हो गई ना, ये पिज्जा है, ये चीज है, ये कॉम्बिनेशन है मैदे के साथ, जो कि मैदा एक लोवेस्ट फॉर्म है आटे की। I was study somewhere the baking soda they are using, it's also not of food grade. अच्छा। हाँ, तो क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कंपनीज में और इस तरह से वो जो उसको राइस कराते हैं एकदम से खमीर को उठवाते हैं, तो दे आर नॉट आल्सो यूजिंग दैट ऑफ अ फूड ग्रेड। लेकिन हमें सोचना चाहिए जो फूड को उठा के इतना मोटा करता है, हाँ, तो वो हमारे पेट में जाके क्यों नहीं करेगा? एग्जैक्टली। और आप जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं तो उनको यही एम्फेसिस करती हूँ, एट फर्स्ट यू शुड अवॉइड ऑल सीज, केक्स, कुकीज, ऑल बेकरी आइटम्स आपने नहीं लेने। कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई बेवरेज, एबीसी नहीं, इसी किस्म का नहीं, कोई टेंट, कोई कैंट फूड आप जब तक नहीं छोड़ेंगे आपकी बीमारी नीचे बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमारे पास भी मोटापे के लिए मरीज आते हैं और चाहते हैं हम जादू की छड़ी घुमाएं और वो जो है ऐसे स्लिम होके घर जाएं। अच्छा, छोड़ना कुछ नहीं, ना फास्ट फूड छोड़ना है, ना कोल्ड ड्रिंक्स छोड़नी है, ये सब चीजें जो है ना, ये सब एक तरह से वैल्यू एडेड है। आप अगर किसी को कहें कि यू हैव, बस कुछ भी नहीं करें, आप एक सादा पानी का कहवा ही अगर पूरा दिन में यूज करना शुरू करें तो वो भी आपको बहुत सारी चीजों से बचा लेता है। यू शुड नॉट रश, आपको भागना नहीं है, यू शुड नॉट टेक टेंशन, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि एक बंदा जो है वो स्ट्रेनिशियस एक्सरसाइज करे और वो ये सोचे कि मैं इसके बाद वीक हो जाऊँ, मतलब अपनी बॉडी को थिन स्लिम कर लूंगा, तो इट इज डिफिकल्ट। आप स्ट्रेस दे रहे हैं बॉडी को, तो ऑब्वियसली बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। बिल्कुल। और जब बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है तो कॉर्टिसोल इज डेफिनेटली अ स्ट्रेस हार्मोन। हाँ जी। तो वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी अपने साथ बढ़ाएगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, फैट डिपोजिशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट का फिनोमेना हम सबको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स किस तरह से काम करती हैं। और फाइट एंड फ्लाइट में वो तो ये एडिपोज टिश्यू को स्टोर करके रखती हैं ताकि जैसे ही इसको जरूरत पड़े वो ग्लूकागॉन जो है वो जो हमें रोजे में काम आते हैं। एग्जैक्टली। अभी ट्रीटमेंट के रिजीम्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो फास्टिंग को भी ऐड कर रहे हैं। हाँ, अगर इट्स रियली वेरी गुड कि अगर आप अपने पैंक्रियाज की रीअवेकनिंग कराना चाह रहे हैं, अपने पैंक्रियाज, देखिए ना, अल्लाह ताला ने जो सिलसिला रखा है 30 दिन की जो कंटिन्यू फास्टिंग है, वो आपके पूरे साल को धो रही होती है, रिजेनरेट करती है और आप पूरा कुछ आपका बॉडी वॉश हो जाती है। और अगर इसके साथ भी हम, लेकिन नहीं, हमारी बॉडी बगा से वॉश होगी जब इफ्तार होता है तो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल, हम भूल जाते हैं कि हमने रोजा किस नियत से रखा था और किस वजह से रखा था। लेकिन लिसनर्स, ये वाकई बड़े अलार्मिंग बात है, क्योंकि जिस हिसाब से डायबिटिक के पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायबिटीज माशरे में 5 मिलियंस अप टू 2025, ये जो रिसेंट रिसर्च और स्टडीज कह रही हैं कि इसकी जो है 25 मिलियन क्रॉस कर रही है। फिर अगर पेरेंटल डायबिटीज है तो आप लोग और भी रिस्क पे होते हैं। और मतलब ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। अभी क्योंकि ऑब्वियसली आई एम रिसर्चिंग, तो मैं 2020 में जब रिसर्च करी थी तो इसके प्रेवलेंस पाकिस्तान की 11.7 थी, और अब विद इन 1 ईयर इट इज अलार्मिंग 17.9। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस कि विद इन 1 ईयर हम कहाँ चले गए हैं। बिल्कुल। और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम हो गई है, और हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम हुई है, हम मोबाइलाइजेशन, ट्रॉमाज, इंजरी, बेड रिडन, यानी कि ये भी तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है ना कि आप खुद से चल फिर नहीं सकते। नहीं भाई, अल्लाह ताला सबको अपनी मोहताजी में रखे और चलता फिरता रखे, लेकिन वाकई किसी को भी किसी का मोहताज ना करे। कोई आपका वो काम नहीं कर सकता जो आप अपने आप से कर सकते। ये अगर समझ में आ जाए ना बात, तो क्या बात है। अच्छा, यहाँ थोड़े से फेसबुक के मैसेजेस शामिल करते हैं, बल्कि अच्छे खासे हो गए मेरे पास। जमा फजल काकर साहब का सलाम, वालेकुम सलाम द लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस लवली डे लिसनिंग यू इन कोयटा सिटी, थैंक यू सो मच। हमीदुल्लाह मंदा खेल, अस्सलाम वालेकुम, हमीदुल्लाह फ्रॉम कोयटा। ओ भाई, कोयटा वाले भाइयों वालेकुम सलाम। और दूसरों के बारे में हमारे रवैये बहुत तनकीदी होते हैं, जबकि अपने बारे में हम हर बार अच्छी चीज़ सुनना चाहते हैं। हाँ भाई, क्या करें हम लोग, हमारी मैं बहुत बड़ी है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये है गजनफर खान मुल्तानी, नाइस शो ऑल पाकिस्तान रेडियो लिसनर्स, गजनफर खान। ठीक भाई, यूँ सवाल पूछो, सवाल इतनी बड़ी डॉक्टर को लाके बिठाया है तो कुछ पूछ लो, फ़ायदा उठा लो। ठीक है जी, ये तो सारे आप लोगों के मैसेजेस मैंने पढ़े, साथ ही साथ 447 पर आप हमारे साथ मैसेज करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। 99231963 पर आप कॉल डायल कर सकते हैं। अगर कराची से हैं तो डायरेक्ट मोबाइल से डायल करें तो 021 डायल करें, और अगर कराची से बाहर से भी हैं तो आप 021 कराची का कोड है वो ज़रूर डायल
डायल करें और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। बात हो रही है डायबिटीज मेलाइटिस पे और बात है दवाओं में ईस्टर्न मेडिसिन यानी कि तिब्बी दवाएं। तो उस पर हमारे साथ डॉक्टर जो बैठी हुई हैं एमन ओवैस, उनसे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर एमन, ये बताइए कि एक तो आपने बता दिया कि डायबिटीज तो इसको कहते हैं, एक बंदा है जो किलो गुलाब जामुन भी खा जाता है लेकिन उसका शुगर लेवल नहीं बढ़ता, ये क्या है? अच्छा मैडम, ये इस तरह से होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है। बिल्कुल, ठीक है। एक बंदा, इसकी मैं आपको इसको वजाहत इस तरह से देना चाहूंगी कि एक बंदा होता है जो कि सर्दी के मौसम में आइसक्रीम खा रहा होता है, हाँ जी, और उसे कुछ नहीं होता, बिकॉज ही फॉल्स इन दैट टेम्परामेंट। उसका टेम्परामेंट उस चीज़ को बहुत रेडीली डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। और ज़्यादातर जो है, और अगर आप फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट की बात करेंगे, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट जो पहले ही सर्द है, ठीक है, कोल्ड एंड मॉइस्ट टेम्परामेंट से बिलोंग करता है, उसमें पहले ही रतूबत बढ़ी हुई है, मॉइस्टनेस ज़्यादा है, और ऊपर से सर्दी का मौसम है, इन्वायरमेंट में मॉइस्टनेस ज़्यादा है, ऊपर से उसने आइसक्रीम भी खा ली तो गला भी पकड़ा गया और जुकाम भी हो गया। लेकिन इसके ऑपोजिट जो बंदा गर्म खुश्क है, ठीक है, क्योंकि उसके टेम्परामेंट में वो चीज़ को ऑटोमोबिलाइज करने की पहले से ही तकवीयत मौजूद है, उसने आइसक्रीम खाई तो उसकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया और मेटाबोलाइज भी कर लिया और उसको वो सिम्टम्स अपेयर नहीं हुए। सही। इसी तरह से हमारे पास डायबिटीज़ जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन जो बिल्कुल आप उनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, 50% ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो रिवाइव हो जाते हैं। अभी जब हम डायबिटीज जैसी बीमारी को मैनेजमेंट में जब लेके जाते हैं, हम कहते हैं दिस इज अ नॉन क्योरेबल डिजीज और ये आपके जिंदगी के साथ साथ चलती रहेगी हमेशा। बिल्कुल। इसमें से भी कुछ लोग जब आप उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, उनकी डाइटरी चार्ट्स उनको बता दें कि ये आपके लिए सोना है और ये आपने बिल्कुल नहीं खाना, और अगर वो बंदा उसको फॉलो भी करे तो आप देखेंगे कि 50% जो पेशेंट हैं वो रिवाइव कर जाते हैं, उनके पेंक्रियाटिक सेल्स जो डैमेज हो रहे हुए होते हैं वो रीअवेक हो जाते हैं। सही। लेकिन कुछ पेशेंट्स को आप बहुत रिस्ट्रिक्शन भी करें, मेडिसिन भी दें, लेकिन फिर भी वो डिफॉर्मिटी की तरफ जा रहे होते हैं। सही। तो कुछ लोगों का टेम्परामेंट जो है वो देखें, जो फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट है और उसने अगर डायबिटीज, वो जल्दी से डायबिटिक भी हो जाएगा और जो मेडिसिन सारी बीमारियों को जल्दी एक्सेप्ट करेगा और वो फिर रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी देगा। जब आप उसको कोई मेडिसिन देंगे और वो आपके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेगा तो वो ठीक भी हो जाएगा। इवन मेरे अपने 3-4 पेशेंट्स जो हैं वो डाइट मॉडिफिकेशन से और माइनर सी चेंजेस से, जो भी बहुत हल्की फुल्की सी हर्ब्स जिसको आप ऐसे कहेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट रखती हैं, माइनर सी, जो हमने नॉर्मल अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक करेला हो गया, इस तरह से 3-4 और चीज़ें हो गई, जामुन हो गया, आपने फल के तौर पे उसको ऐड कराया, तो आप देखते हैं कि पेशेंट जो है वो रिजल्ट देता है आपको और बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। सही। तो ये जो और उनका HbA1c भी सही रहता है, मतलब वही 5.4 5.5 तो वो काउंटर कोई ऐसी चीज़ ले रहे होंगे, काउंटर जो उस चीज़ को नलीफाई कर रही होगी। नहीं, मैंने तो बड़ी स्टडी की इस बंदे की, मुझे तो कुछ ना मिला। मैं हैरान हूँ कि किलो गुलाब जामुन जाती का यहाँ। वो या तो उसकी वर्क अप ऐसा होगा, वर्कअप है, वर्कअप का तो देखिए, आप देखिए, हम अगर किसी मजदूर की बात करें तो वो 5 रोटियां भी खा लेगा लेकिन उसकी बॉडी में कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि ही इज एक्सपेंडिंग दैट मच एनर्जी ना। हम 2 रोटियां भी नहीं खा सकते, हम आधी भी खा के बैठे हुए हैं तो हमारी तो बॉडी में वो स्टोर ही हो रहा है। सही बात। और एक बंदा जो कि 5 रोटियां खा रहा है और फिर वो मजदूरी कर रहा है और वो हार्ड वर्क कर रहा है, फिजिकल हार्ड वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में वो चीज़ डाइजेस्ट हो रही है, तो वो उसकी बॉडी का वो वाला उसको स्ट्रेंथ तो देगी वो चीज़, लेकिन उसकी बॉडी का बैड पार्ट नहीं बनेगी। सही कह रही हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी जो ईद आई है हमारी, हमने इस पे बहुत बारबेक्यू देखे ना, हर तरफ धुआं सा कहाँ से उठता है, ये क्या है, हर तरफ धुएं उठते हुए हम देख रहे थे। तो ये बताइए कि ये बारबेक्यू ट्रेंड जो है कैसा है? ये गोश्त का इस तरह डायरेक्ट आग पे सिक के आना कितना यूजफुल है हमारे लिए? एक्चुअली ये जो गोश्त का डायरेक्ट आग पे सिक के आना है, ये अगर आप मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो कुछ अर्से पहले ये एक बहुत बड़ा कार्सिनोजेनिक फैक्टर आ गया है। उन्होंने कहा ये जो कोल डायरेक्ट आप उस पे चीज़ को रोस्ट करते हैं और वो मीडियम फ्लेम पे नहीं पकता, तो इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देती हैं। तो ऑब्वियसली आपको इतनी क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए कि आप उसको, या तो उसको आप बैलेंस करें, कोई आप उसके साथ कोई सैलड्स ऐड करें, कोई डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक ऐड करें, जो आप कुछ नहीं है तो कपिंग करवा लें, कुछ नहीं है तो कपिंग करा लें। और अगर आप नहीं करेंगी ये, तो आप देखेंगे कि आप देखते हैं फिर बहुत सारे लोग जर्ड के साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोगों को जर्ड हो रहा है, कुछ का गैस्ट्रिक अपसेट हो रहा है, क्योंकि कुछ तो वो रॉ ही रह रहा है
और उस वक्त तो वो इतना स्पाइसेस में भरा हुआ होता है कि कुछ लोग तो उसको खा लेते हैं, कुछ नहीं पचा पाते, फिर आप अगले दिन आधी से ज्यादा दुनिया को हॉस्पिटल में पाते हैं। हाँ जी, ये तो है बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ हमने देखी कि शादियाँ हों और जिनका फ्रीक्वेंट बाहर खाना होता है उनके लिए तो ये मतलब एक हैबिट बनी हुई होती है। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं, देखिए मैंने अपने बचपन में नहीं सुना था इतना कि इतने ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर, इतने ज़्यादा डिजिनल कैंसर, इतने ज़्यादा जो है वो ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर। अब तो आप देखिए मतलब जहाँ नगा उठाओ एक तो हॉस्पिटल भरे हुए हैं। शायद हमने वाकई अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं कर लिया। एडवांस करके हम देखिए खुद ही फंस गए हैं। हाँ ना, उन्होंने तो छोड़ दिया, हमने पकड़ लिया। बिल्कुल, उन्होंने छोड़ दिया और हमने पकड़ लिया और हम फंस गए, और बहुत बुरे तरीके से फंस गए, क्योंकि उनके पास तो दोबारा से फिर भी कोई मौका है वापस जाने का, लेकिन हम इतने बुरे तरीके से फंस जाते हैं कि हमने अपनी नेचुरल हैबिटेट्स को भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। सही बात है। हमारे पास अगर आप देखें तो वो सीड्स के हवाले से अगर बात करें, फर्टिलाइजर्स हमने इतने ऐड ऑन कर लिए हैं कि हम अगर कुछ चीज़ ले भी रहे हैं तो हमें वी आर नॉट श्योर कि ये ऑर्गेनिक ही है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तो नहीं है। देखिए ऑर्गेनिक के जो रेट है ना इस वक्त, और इतनी महंगी है वो आपको सब्जी के ठेलों पे नहीं मिल सकती। ऑर्गेनिक चीज़ हाइब्रिड मिलती है चीज़ें, हाँ, सारी हाइब्रिड है, और इतनी खतरनाक हद तक हाइब्रिड है। आप देखें इतने ज़्यादा केमिकल हैं, और ऊपर से गटर का पानी सोने पे सुहागा है हमारे पास। तो हम हमारी टीचर है मैडम, वो हमें बता रही थी कि वंस शी पास्ड बाय समवेयर, और उन्होंने साइज देखा, वहाँ पर कुछ ऑटो जनरेशन हुई हुई थी किसी पौधे की, तो वहाँ पर कुछ सब्जी लग गई वहाँ पर ना, ऑटो सब्जी लग गई, तो सब्जी का जो साइज था ना वो बहुत बड़ा था साइज में। तो उन्होंने कहा ये क्या, जब उन्होंने उसको निकाला अपनी लैब में मंगवाया तो पता चला वो जो पानी वहाँ से गुजर रहा था वो किसी का टेक्सटाइल का पानी था, और उसमें कुछ केमिकल की कंटामिनेशन थी। ओह माय गॉड। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि इंसान डिजीज डैमेज होते हैं, इस तरह से प्लांट्स भी डैमेज होते हैं, प्लांट्स की भी डिजीज है, तो उसमें उसकी हाइपरप्लेजिया हो गया सेल्स का, तो एकदम ग्रोथ हो गई, लेकिन उसका न्यूट्रिशनल फैक्टर जीरो था। और जब आपने खाया तो वो आपके अंदर भी वही काम करेगा, हमारे अंदर भी वही किया और फिर वही प्रोड्यूस करेगा। That's very dangerous ना। What we eat makes us of us। मैं तो आपको कहती हूँ कि जो हम खाएंगे वही प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी। हाँ ना, जाहिर है। अगर तो हम कंटिन्यूसली फैट कंटेनिंग चीज़ें खाएंगे तो हमारी बॉडी वही प्रोड्यूस करेगी, अगर न्यूट्रिशियस खाएंगे तो हमारी बॉडी वही प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि कुछ बाहर से तो नहीं जा रहा ना, जो भी हम खा रहे हैं वो हम अपने हाथों से खुद खा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो हमने अपनी तबाही की जिम्मेदारी खुद की हुई है। अब इसमें हमें कोई शक नहीं है कि इतने सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे लेक्चर्स, इतने सारे डॉक्टर्स जो हमें बता रहे हैं, अगर हम इसमें से कुछ बातें भी उठा लें तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत अच्छी रहेंगी कि हम कम से कम अपनी सेहत तो बचा लें। बिल्कुल। अभी हम लोगों का एक और बहुत बुरा रुझान है, ऑब्वियसली अब तो ये मोबाइल्स हमारे हाथों में और पूरी पूरी रात हम इसको देखते हैं। हाँ जी। और मेलाटोनिन इसका डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे इतना ज्यादा रिदम इतना बिल्कुल। और इट वाज आल्सो लाइक हम रात को 12 बजे फूड ऑर्डर करते हैं, खाना आता है, हमारा जीआई सिस्टम जो सो रहा होता है उसे कहते हैं क्या याद दिला दिया। आज 2:30 बजे मैंने अपने चौकीदार को इतनी बुरी तरह डांटा है इसलिए कि उसने मुझे इंटरकॉम किया कि आपका फूड पांडा से पार्सल आया है। मैंने कहा भाई तुम मैं सोती हुई बंदी नजर आ रही हूँ, तुम मुझे किसका घर पे किया है? तो पता चला किसी और के घर पे था। मैंने घड़ी देखी तो वो 12 नहीं बजे थे, इट वॉज 2:45। हाँ, आप देखें 2:45 बजे आप फूड ऑर्डर करके मंगा रहे हो। एग्जैक्टली। और आप देखिए हमारे अल्लाह पाक ने एक नेचुरल बॉडी का रिदम रखा है जो सन से ही रिलेटेड है। सर्केडियन रिदम जो है, सूरज आता है तो वो आपकी बॉडी ऑटो रेगुलेट होकर उठ जाती है, और जब सूरज जाता है तो आप ऑब्वियसली, इसीलिए क्यों शरीयत में या हमें हदीस से साबित है कि आप खाना मगरिब के बाद लें और इशा के बाद सो जाएं, चराग गुल करें, ताकि अंधेरे में जो आपके हार्मोन्स हैं, हाँ, वो बैलेंस, पूरी बॉडी रिजेनरेट होगी, अगले दिन के लिए रेडी होगी। हाँ, और उठे ना, आपने अगर मिडनाइट ही उठने का शौक है तो उठे, तहज्जुद पढ़े। वो नहीं, हम वो वैसे वेकअप टाइम हमारा वही होता है। आप देखें ना हमारे सारे लंग्स हैं, उनका टाइम वही है, 3 से 4 वाला, 4 से 5, 5 से 6 वाक़ ऑर्गन वाइज डिवीजन की हुई है। क्या कुदरत है, सुभान अल्लाह। देखा जाए तो कि हर चीज़ में ऑर्गेनाइज बताई गई है, बस ये हम ही ऑर्गेनाइज होने को तैयार नहीं। चलिए भाई, बहुत डांट डपट हो गई लिसनर साहब की, और अब मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा सा ट्रैक प्ले करती हूँ, और नाराज़ बिल्कुल नहीं होइएगा। ये आपकी सेहत की बातें हैं, आपकी मेरी हम सब की सेहत है, और सेहतमंद जहन होगा, सेहतमंद माशरा होगा, सेहतमंद लोग होंगे तो सेहतमंद पाकिस्तान होगा। यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, और वो ये पूछ रही हैं डॉक्टर साहिबा कि क्या आपकी ईस्टर्न मेडिसिन के साथ, हमारी ईस्टर्न मेडिसिन के साथ, क्या हम इंसुलिन फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं?
जी मैडम, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट ऑब्वियसली अगर पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली हम उसको एकदम, यानी आपकी सिर्फ मेडिसिन चेंज होंगी, वो अंग्रेजी दवाओं से आपकी ईस्टर्न दवाओं पे आ जाएंगे। हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे। वो जो इंसुलिन की यूनिट्स, लेट्स सपोज के अगर वो कोई 30-40 यूनिट्स लगानी थी तो यूनिट्स कंपैरेटिवली डाउन आ जाते हैं। अच्छा, बहुत ये इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। ये तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप पेशेंट को नेचुरल मेडिसिन पे लेके आए और उसके साथ उसको जो है वो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, उसकी डाइट चेंज करें, उसके कार्ब्स कम कराएं, उसकी हाई डाइट में हाई फैट ऐड करें, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा कराएं, कार्बोहाइड्रेट्स कंपैरेटिवली लो ले आएं, बिल्कुल लो ले आएं, तो पेंक्रियाज के ऊपर लोड कम हो जाता है। तो जो भी रिमेन्ड पेंक्रियाज या बचा कुचा पेंक्रियाज है वो अपनी कोशिश करके अपनी इंसुलिन उतनी बना लेता है कि आपको बाहर से फिर बहुत लीस्ट डोजेज इनपुट देना पड़ती है। इससे मिलता जुलता एक और सवाल भी यही है, और मेरा ख्याल है इसका भी यही जवाब होगा कि इंजेक्टेबल इंसुलिन पे अगर कोई बंदा है और तो क्या ईस्टर्न मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, तो आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे हाँ, टाइप 1 में तो ये है कि टाइप 1 में भी पेशेंट को आप इंसुलिन ही देंगे क्योंकि बॉडी के सेल्स इस काबिल हैं ही नहीं कि वो इंसुलिन हाँ, वो तो बाय बर्थ का मसला है ना। वहाँ पे भी अगर आप मतलब अगर कोई एडल्ट है तो भी और अगर कोई बच्चा है तो भी आप अगर उसको साथ के साथ मॉडिफाई करते रहेंगे तो आप इंसुलिन की डोजेज घटा लेंगे। और अगर कोई एडल्ट टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ है और आप उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं और उसको नेचुरल प्लांट्स की तरफ, नेचुरल हर्ब्स की तरफ या नेचुरल रेमेडीज की तरफ लेके आते हैं, तो आप देखते हैं जो इंसुलिन वो 40, 30, 80 यूनिट्स लगा रहा था मॉर्निंग इवनिंग में, सही, वो बहुत कम हो जाता है, इवन 10-5 तक भी पहुंच जाता है। अच्छा, ओके, चलिए, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो है लेवल्स, अगर इंसुलिन की यूनिट्स भी कम हो जाए तो ज़ाहिर है उसका भी अपना एक ड्रॉबैक तो है ना। एग्जैक्टली, ड्रॉबैक भी है। और ये कि पंक्चरिंग अगेन एंड अगेन, वही ना, उसी से बंदा एक तो बेजार। अच्छा, आजकल एक ऐसी इंसुलिन भी आई हुई है, सुना है, जो वंस इन अ वीक लगाएं तो आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बिल्कुल मैडम, कुछ ट्रांसडर्मल पैचेस भी आते हैं, ट्रांसडर्मल भी लगाते हैं आप, डर्मल पैचेस भी आते हैं, स्किन पे भी एप्लीकेशन आती हैं। आप टेक्नोलॉजी है ना। तो क्या वो वंस इन अ वीक वाले इंसुलिन जो है वो आपका रिक्वायरमेंट पूरा कर देती है? वो ऐसा होता है कि वो स्लो रिलीज की फॉर्म में आती है। कुछ मेडिसिन जिस तरह से आपने अक्सर देखी होंगी ना, स्लो रिलीज की फॉर्म में होती हैं। अच्छा, वो आपकी बॉडी में पंप की तरह अक्सर काम करती हैं कि जैसी ही इतनी रिक्वायरमेंट है उतनी यूज हो गई, बाकी वो अपनी जगह रही। तो उसके लिए भी फिर वो आपको पेशेंट को प्रॉपर मॉनिटर करके और फिर उसकी डाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि हाउ मच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन फॉर 1 वीक। चलें, ये तो फिर बड़ा मतलब ये टेक्निकल हो गया काफी, इसलिए कि आपको फिर उसमें होश में रहना पड़ेगा, काफी देखना पड़ेगा। हो सकता है ये नहीं कि आपने यहाँ से इंसुलिन की डोज भी बढ़ाई। हम लोग नॉर्मली इसी चीज़ के आदी हैं कि हमने अगर मीठा ज़्यादा खा लिया तो हम डोज डबल करा लेते हैं। हाँ। आप देखेंगे कि अभी अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो ईद से पहले, मीठी ईद से पहले, और वो कहते हैं हम खाने से तो नहीं रोक सकते डॉक्टर साहब, आप हमारी दवाई डबल कर दें। हाँ, ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ। अच्छा, ईस्टर्न मेडिसिन मतलब आप बताएं लाइफ लॉन्ग अगर कोई लेने वाला हो तो उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स तो होते होंगे नेचुरल मेडिसिन के। जी यस मैडम, हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। देयर इज ऑलवेज रिएक्शन तो होगा ही। देखिए, जो चीज आपको इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि देयर इज नो साइड इफेक्ट। अगर आप पानी भी अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा पी लेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। सही, बिल्कुल। यहाँ मैंने आपके लिए पानी भी रखा हुआ है। हाँ, मैं भूल गई आपको बताना। तो अगर तो आप अपनी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर खाना भी खा लेते हैं तो वो भी आप देखते हैं आपके लिए डेंजरस है। बिल्कुल। तो हर चीज़ जो है वो एक आपको इत्तेदाल में रखनी है। बिल्कुल सही कह रही हैं, इत्तेदाल अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा है, मैंने आना रवि से चलो, इत्तेदाल से चले। आप अगर नॉर्मल घर में रखा हुआ नमक भी आप थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नुकसानदेह है। हाँ, अगर कोई बंदा हाइपोटेंशन में जा रहा है, उसके ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो आपको वही एज ए मेडिकेशन यूज़ करेंगे, आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा के देंगे। तो ये बात इसी रेशो पे तो अमल करते हैं लोग कि जब वो खाना बढ़ाना होता है तो दवाई की डोज डबल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप बॉडी के साथ ऐसे प्ले नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइए कि ईस्टर्न मेडिसिन कितनी चीप होती हैं? Eastern medicine in comparison to those medicines which you are buying from the English medicine से, हाँ English medicine से, उनसे comparatively cheaper इसलिए क्योंकि एक तो नेटिव है, कुछ चीजें जो पाकिस्तान में ही ग्रो करती हैं, और अगर अपने पेशेंट्स को आप वही लेकिन यही सना मक्खी के दाम हमने बहुत चढ़ा दिए मैडम। ये तो अब हम लोगों की गलती है ना। हाँ, हमने बहुत महंगी कर दी। 100 रुपए किलो वाली जो है ना 2400 रुपए 2400 पे चली गई।
और हम लोग देखें वो भी कोई करेक्शन नहीं, क्या वाकई सना मक्खी काम करती? नहीं, सना मक्खी ऐसे कोई काम नहीं करती थी, कोविड स्पेशली, क्योंकि एंटीवायरल एक्टिविटी उसकी कोई रिपोर्टेड नहीं है। फिर ये कैसे वजूद में आ गई अचानक से? बस मैडम आपको पता है ये हमारे पास सोशल मीडिया का टाइम है और कोई भी चीज फ्लेयर होने में, लेकिन बड़े बड़े इदारों ने जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए हैं भाई, क्योंकि मैडम हमारे पास रिसर्च तो कोई नहीं थी ना इस चीज के ऊपर। हमने रिसर्च तो कंडक्ट करने की कोशिश नहीं की, बस हमने आंखें बंद की। पढ़ाई से तो हमें वैसे ही जान जाती है। एग्जैक्टली हमें अगर तो कोई चीज रिजल्ट ओरिएंटेड होती देखें वो अभी तक चल रही होती। हाँ, कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो बता रही थी कि सना मक्खी, मैंने कहा फिर आप ले रहे हो, वो तो कब्ज कुछ है मेरा ख्याल है शायद। तो कहने लगी नहीं मैं खाती नहीं थी, मैंने उससे स्टीम ली, यकीन जाने सब कुछ खुल जाता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने सोचा कि एक दिन मैं ट्राई करके देखूंगी। नहीं, सब कुछ में आप वैसे भी खाली भाप भी स्टीम इनहेल करेंगी तो वो आपका अगर तो नेजल पैसेज तो ओपन हो ही जाता है। हाँ, और बाकी अच्छा क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ जी, ये मिसकंसेप्शंस जो है ना वो हमारे मिसकंसेप्शंस है हमारे यहाँ पर, जो कि ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा जोर पकड़े में। हम रिसर्च नहीं करना चाहते किसी की चीज पे, हम कहते हैं हमें कोई नुस्खा मिल जाए, कोई इस तरह से चीज पता चल जाए और हम बस उसको लेके फॉरवर्ड। रिसर्च से बात हो रही है तो चले याद आया, ये बताइए कोविड मेडिसिन के वैक्सीन के बारे में आप क्या कहती हैं? वैक्सीन के बारे में मेरी पर्सनल तो यही है कि दिस इज़ रियली वेरी गुड एक्ट और लाजमी कराना चाहिए, क्योंकि हर किसी को आप देखें कि वल्नराइजेशन बहुत ज़्यादा है। हम अगर ये इस तरह से को हमें नहीं पता कि इसके मतलब कितनी रिसर्च है और कितना है, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट ने इसे हमारे लिए मुनासिब समझा है तो लगानी है, क्योंकि वो अब एक मजबूरी है हमें देखा जाए तो कि हमें लगानी है, इससे बचना है तो हमें लगानी है। अब वल्लाहु आलम देखते हैं कि कैसा चलता है। लेकिन साथ साथ ये बताइए कि वैक्सीन के बाद हिजामा करवाना, मैडम एज फार एज आई एम कंसर्न I don't think so. Something is injected in that much level of your body and that it comes out from hijama. How come? What do you think? लेकिन मुझे फ़र्क पड़ा था। मेरी फर्स्ट डोज के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक था और मैं 3 दिन तक परेशान ही रही कि मैं क्या करूं। और नोज़िया भी बहुत था। फिर मैंने अपनी असिस्टेंट को बुलाया, मैंने कहा यार मेरे लगाओ, और उसने कुछ हजामे मेरे लगाए। विदिन अ हाफ आवर आई परफेक्टली ऑलराइट। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस। उस वक्त तक तो ये आया भी नहीं था। मेरी तो बहुत पहले वैक्सीन हो चुकी है, जब पहली साइनोफॉर्म की डोज आई थी जब। और मैंने ये देखा तो मैंने तो अपने पेशेंट से कहना शुरू किया। इसके बाद पता चला कि डॉक्टर साहब का एक स्टेटमेंट आया और वो चला बहुत, और फिर लेकिन रियली इट वर्क्स। ये मैंने खुद आजमाया है। वो सर का दर्द तो मेरा कहाँ गया कि फिर दूसरी डोज में तो मुझे पता भी नहीं चला। That's really good. इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा, आप भी इसको अप्लाई कीजिएगा। आप देखिए तजर्बे तो चल रहे हैं ना, हम भी अपनी रिसर्च में इजाफा करते चले जाए। अच्छा, ये तो आपने अपने फोकस एरिया की बात। इसके अलावा आपने मुझे बहुत सारी अपनी वो भी बताई है, स्पेशली लीचिंग को आपने क्यों प्रेफर किया? मैडम हम नेचुरल मेडिसिन के लोग हैं। हाँ, नेचुरल मेडिसिन को अभी वो वाली पजीराई हासिल नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसका हक है। हाँ जी, हम लोग चीज़ों को नोटोरियस करने में तो बहुत आगे हैं, लेकिन हम अपनी बेस भूल गए हैं। बिल्कुल। अगर हम अपनी बेस की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि वही कुछ आसान चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। हम जितनी भी सिंथेटिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं, सिंथेटिक मेडिसिन की नहीं भी बात करते, हम जितनी भी प्रोसेस्ड चीज़ों की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं हम फंसते जा रहे हैं। हम जितना नेचर के करीब रहेंगे, खाने अपने, ठीक है, हम लोग इसलिए बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। हमारा जो साउथ एशिया है वो इसलिए इतनी बीमारियों से, कार्सिनोजेन से, कार्सिनोमा से बचा हुआ है, क्योंकि हमारी डाइट में एडिटेड है। हमने हर खाने में हल्दी डालनी ही है। हमने हम हर खाने में गरम मसाला डालना ही है। तो जब अब इस पे रिसर्च कंडक्ट हो रही है तो आप कह रहे हैं ये तो एंटी कार्सिनोजेनिक है। इवन डायबिटीज में पेंक्रियाज की रीअवेकनिंग के लिए कि अगर हम सिर्फ टर्मरिक को यूज कराते हैं तो हम रिजल्ट लेते हैं। अच्छा, तो हम फंस कहाँ रहे हैं? बिल्कुल, मतलब गलत डाइट को फॉलो करते हुए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स को अपनाते हुए। तो जब हम लोग नेचर के करीब रहते हैं तो फिर हम जो है बीमारियों में कम फंसते हैं। देखिए ये लीचिंग, कपिंग, कॉटराइजेशन,
फसद करना, वेनिसेक्शन पहले हुआ करता था, ये 10 चीजें जो है ये रिजिमिनल थेरेपीज में आती हैं। रिजिमिनल थेरेपीज वो थेरेपीज हैं जो कि हम अगर उसको अडॉप्ट करना शुरू करें, इसमें बाथ्स आ जाते हैं, टर्किश बाथ्स आ जाते हैं, सोनाज आ जाते हैं, ये सब पार्ट ऑफ मेडिसिन है। अच्छा, तो अगर तो हम इन सब चीजों पर रहते हुए किसी पेशेंट को ट्रीट करना शुरू करें तो हम लीस्ट इलाज बिल दवा और इलाज बिल यद पे जाते हैं। इलाज बिल यद इज सर्जरी एंड इलाज बिल दवा इज समथिंग दो कि हम कोई भी ऐसी चीज जो कि मेडिकेशन के तौर पर दे रहे हैं। सही। हम इलाज बिल गजा से, इलाज पे तदबीर से ही बहुत सारे लोगों को ट्रीट कर लेते हैं। तो तदबीर में ये चीजें आती हैं। तदबीर में हम इमाला आता है, वॉमिटिंग आती है, किसी ने कुछ पी लिया तो हम वॉमिट आउट करा दें, किसी की कोई किडनी का इशू आ रहा है या किसी को एसाइटीज है तो उसको ऐसी एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहाँ वो क्लोज स्वेट करे, तो स्वेटनिंग के थ्रू उसकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। फिर हम इसके बाद हम आ जाते हैं लीचिंग पे आते हैं, कपिंग पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं, एमएसएस पे आते हैं, उल्टी कराना, हुकना करना। और अगर आप देखते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक अनीमा दिया जाता था पेशेंट को ट्रीट में, बहुत सारी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए एनीमा दे दिया जाता था। इसी तरह से जो लीच थेरेपी है, इसमें आपने अक्सर कभी पहले सुना होगा, एक छोटा सा एक इंसेक्ट जिसको हम लीच कहते हैं, जोंक कहते हैं, अक्सर टर्बिड जो भी पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे मिल जाता है। इसको भी बहुत केयर के साथ प्रोसेस को किया जाता है क्योंकि जो लीच है वो टॉक्सिक भी होती है और नॉन टॉक्सिक भी होती है, आपको पता होना चाहिए। तो फिर आप जो है वो डिजीजेस, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा इसका जो इफेक्ट देखा है वो डायबिटिक फुट में, मैं अगेन अपनी फील्ड से ही बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगी भी यही कि आप अपनी एक्सपर्टीज हाँ बताएं। तो वो जिस तरह से डायबिटिक फुट या डायबिटिक कोई भी पेशेंट जो कि बिल्कुल आपको लगता है कि ये अब गैंग्रीन की तरफ जा रहा है, तो अगर आप उस जगह पे उसको लीच अप्लाई करेंगे तो लीच आपको पता है कैसे काम करती है, वो उसके अंदर जो है वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोथेरेपीज को हम कहते हैं, और वो जो है वो एंजाइम्स सिक्रीट करती है बॉडी में जो कि हेपरिन कंटेनिंग होते हैं, और वहाँ पर जो है वो डायलिटेशन कराते हैं और वहाँ पर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को कम करते हैं, फिब्रिनोजेन की लाइसिस कराते हैं, और अपनी एंजाइम जब वो सिक्रीट करता है तो वो उसका काम है सक करना, तो वो वहाँ पर अटैच हो जाता है अपने जॉस से और वहाँ से हार्मफुल ब्लड को सक कर लेता है। मतलब उसका काम ब्लड सक करना है, ठीक है, वो एज ए सकिंग एजेंट है, वो वहाँ से सक कर लेता है, सक करता है। और जब आप किसी भी चीज़ को लगाएंगे, देखिए हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन के रूल्स को फॉलो करती है। इन्फ्लेमेशन के 5 साइंस आते हैं, र्यूबल, कॉलर, डॉलर, फंक्शुअलिस एंड ऑल दैट। तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पे जब भी कुछ आपको लेट सपोज कोई मच्छर भी काट गया, कोई इंसेक्ट भी काट गया, तो वहां पर क्या आता है, आपको फौरन से आपको इचिंग होती है, आप स्क्रैच करते हैं, जगह रेड हो जाती है और वहां पे वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाती है। सही। इसका क्या मतलब है कि बॉडी जो है वो उस चीज को वॉल ऑफ करना चाह रही है, वहां पे WBCs की एक्यूमुलेशन कराई, पसल्स आए, फाइट की और वहां पर जो है वॉल्स ऑफ कर दिया एरिया को। सही। इसी तरह जहां आपने लीच अप्लाई की तो लीच तो बॉडी को पता चला कि यहाँ पर कुछ अनयूजुअल हो रहा है और मुझे ब्लड का फ्लो वहां पर बढ़ाना है। सही। जैसे आपने ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक ऑर्गन इंक्रीज कर दिया तो आप देखेंगे कि जितनी भी डेब्रिस है वो वहां से बाय द टाइम वॉल्स ऑफ होना शुरू हो रही है। ठीक है, और तो जहां पर क्योंकि ब्लड डेफिशिएंसी नहीं थी ना, ऑक्सीजन की कमी थी, इंसुलिन ग्लूकोज के वो इम्पेयरमेंट की वजह से डिजीज हो रही थी, तो जैसे ही वहां पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, आपने ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, बेशक आप उसके लिए वहां पर कोई भी उसको मेडिसिन अप्लाई करा रहे हैं, आप उसको जो है वो ऐसी मेडिसिन भी होती हैं कुछ जो कि रेडनेस रेडनेस कॉज कराती हैं, तो वो आपने इरिटेशन कॉज कराती हैं, र्यूबिफिकेशन कॉज कराती हैं, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी भी मिस कर रही हूँ मैं। तो वो जब आपने लीच अप्लाई की उसको तो ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, जब आपने ब्लड फ्लो बढ़ा दिया तो जब ब्लड आएगा तो अपनी न्यूट्रिएंट्स समेत ही आएगा, तो वो एरिया को ऑटो डीजेनरेट करेगा, तो जो भी गैंग्रीनस वेस्ट हो रहा होता है वो रेगुलेट हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो किस लेवल, एक गैंग्रीन के भी तो ग्रेड्स होते हैं ना? गैंगियस गैंग्रीन होती है, ग्रीन कलर का, और प्यूट्रिफाइड हो जाती है, मतलब जो पेशेंट अर्ली आ जाता है वो जल्दी रिकवर कर लेता है। लेकिन लीचिंग आप किस स्टेज पे अप्लाई करते हैं? लीचिंग की स्टेजिंग ये है कि अगर तो लेट सपोज हम डिफरेंट डिजीजेस में अप्लाई करते हैं, अगर मैं कंस्ट्रेन करूँ या रिफाइन रहूँ डायबिटीज को, तो लेट सपोज के कोई पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर रहा है और उसकी आप देखेंगे उसके टोज जो है ना वो ब्राउनिश होना शुरू होते हैं, फिर ब्लैकिश उसके ऊपर एक स्कार सा बन जाता है, ड्राई स्कार होता है। सही। आप देखेंगे कि डायबिटीज जहाँ पे जितने भी डायबिटिक क्लिनिक्स होंगे ना वहाँ फुट केयर लिखा होता है बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लिम्स की हिफाजत करें, क्योंकि अब इसकी जो इसका जो एक कॉम्प्लिकेशन है ना वो नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी है, सॉरी न्यूरोपैथी में क्या नमनेस हो जाती है। सही। आपके पाँव पे चूंटी काट के चली गई है या आपके पाँव पे कोई कील चुभ गया, लेट सपोज कोई आपको पता ही नहीं चला, लेकिन पेन भी ब्लेसिंग है ना, जिस तरह से हम कहते हैं कि फीवर इज अ साइन,
ठीक है, तो इस तरह से पेन इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। जब आपको दर्द होगी तो आप उसकी क्योर की तरफ जाएंगे, जब आपको दर्द ही नहीं हो रही तो आपको पता ही नहीं है मेरे पाँव के साथ हो क्या रहा है। सही बात है। ठीक है, तो जब आप पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है कि भाई उसने एक्सीडेंटल देख लिया या उसको चोट लगी लेकिन उसको पेन नहीं है, वो पेन की वजह से नहीं आया, उसने देखा और वो आया। या फिर कुछ पेशेंट्स जो अल्लाह माफ करे इतनी बुरी हालत में भी आते हैं कि उनको पता ही नहीं होता उनके पाँव में जख्म पड़े हुए हैं, एट टाइम्स मैकेट्स भी डेवलप हुए हुए होते हैं, तो वो डॉक्टर्स ओबियसली उसको एम्प्यूटेट कर देते हैं, बचता ही नहीं ना, वो बहुत कोशिश भी सही करते बात हैं। लेकिन हम अभी तो माइनर, मैंने तो जो ट्रीट किया वो माइनर वालों को ही किया। सही कि वो ब्राउनिश स्पॉट बन गया लेकिन उनको फिंगर्स में सेंसेशन नहीं है। आप अपनी फिंगर्स पे अगर पेंसिल या फिर वो स्पेसिफिक आता है आप उसको टच करके देखें ना तो कहते हैं हम कैन नॉट फील। आप ऐसे जिस तरह से वो जो फिनोमेना है ना, तो वो आप उनको टच करेंगे तो दे कैन नॉट फील, आपको पता चलेगा कि उसकी बॉडी को फील सेंसिटाइजेशन नहीं आ रही, सेंसेशंस खत्म हो गए, सेंसेशंस खत्म हो गए। तो जब आप 3-4 बाय द टाइम लीच अप्लाई करते हैं 15 डेज के इंटरवल से, 20 डेज के इंटरवल से, तो आप देखते हैं कि वो जो गैंग्रीनस पार्ट था वो खुद ही से वॉल ऑफ होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वो ऊपर से उतर जाता है। अच्छा। और बॉडी जो है अपनी सर्कुलेशन रिवाइव कर लेता है। इसके साथ आपको का ब्लड शुगर लेवल भी मैनेज करना है। आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि बस आपने लीच लगा दी और आप कहें कि भाई ये खुद ही से ठीक हो जाएगा, नहीं, उसका ब्लड शुगर जख्म भी है उसका और खराब होगा। हाँ, आप उसका ब्लड शुगर लेवल एलिवेट जो हुआ है, जैसे हम कपिंग वाले को ड्रेस करते हैं ना, इसको भी हम वैसे ही ड्रेस कर देते हैं। और आप वहाँ पे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर उसके जो ऑर्गन जैसे हम माउथ कहते हैं वहाँ पे आप स्प्रिंकल करते हैं तो वो छोड़ देती है जगह को। अच्छा। फिर आप उसके बाद उसको वोमिट आउट कराते हैं, उसका जितना भी उसने लिया हुआ होता है, क्योंकि आपको लीच भी बचानी है, आप उसको फेंकेंगे तो नहीं ना, वो सही बात है। तो आप उसको वोमिट आउट कराते हैं। आप उसी तरह से टर्मरिक का पाउडर होता है, हम उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं और जितना भी उसका गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट होता है वो वोमिट आउट कर देती है। फिर आप उसको कुछ अरसे के लिए 7 डेज़ के लिए रिलैक्स कराते हैं। और एक और चीज़ का हम ख्याल रखते हैं, वैसे तो क्योंकि ये HIV और ये ट्रांसफ़र नहीं करता क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफरेबल डिजीज़ हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट टू पेशेंट स्पेसिफिकेशन रखें। ओके, तो 1 पेशेंट के बाद उस लीच का क्या वापस छोड़ा है? नहीं, वापस नहीं छोड़ते हैं, हम उसको रखते हैं उसी पेशेंट के लिए। हाँ, उसी पेशेंट के लिए, या फिर ये कि एक लॉन्ग पीरियड पे उसको छोड़ दें तो वो तो सारा ड्रेन आउट हो ही जाएगा डेली बेसिस पे। जाहिर है वो भी तो अपना इनटेक और गिव आउट करती होगी यकीनन। इट्स रियली मैं पता है क्या आपसे बात कर रही थी और आप इतने अच्छे तरीके से बता रही थी, मैं ये सोच रही थी कि कैसे वर्क करती होगी ना। मुझे रियली देखना है कि मैंने कभी देखा नहीं है बहुत करीब से। हाँ, इंशाल्लाह हम कभी मिलते हैं और ये भी देखेंगे। अच्छा, कॉटराई क्या चीज़ है? काई कॉटराइजेशन अभी बहुत कॉमन है, स्किन डिसऑर्डर्स में किया जाता है, जिस तरह से स्कार्स होते हैं, जिस तरह से मोल्स होते हैं, टैग्स होते हैं बॉडी के ऊपर। दिस इज आल्सो टेक्निक यूज्ड बाय दैट वाज आल्सो क्रिएटेड या इन्वेंटेड बाय मुस्लिम साइंटिस्ट, और ये तिब का ही पार्ट थी। अभी हम लोग जो है कॉटरी को यूज़ करते हैं, सर्जरी के दौरान भी यूज़ कर रहे होते हैं, उसको ब्लड को स्टॉप करने के लिए कॉटरी कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा वॉट्स बन जाते हैं पाँव में, बिल्कुल है ना, वॉट्स बन जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, डिफरेंट वो कॉलीफ्लावर लाइक वॉर्ड्स होते हैं, डिफरेंट वॉर्ड्स होते हैं, स्किन के टैग्स होते हैं, उनको हटाने के लिए जो है वो अब तो पेन्स आ गए हैं, आप उनको यूज़ करते हैं माइक्रोब्रेजन के थ्रू, आप पूरा टैग जो है वो निकाल देते हैं। माइनर कार्सिनोमास जो भी बॉडी से लटक रहे होते हैं आप उनको भी हटा देते हैं। अच्छा, आँख के पास और आँख के पास। और इसका एस्थेटिक का कोर्स किया था मैंने, उसमें मैंने इसको लर्न किया था, टेक्निक बाकायदा लर्न किए। ठीक है, ये भी बड़ा मजे का है क्योंकि काफ़ी पेशेंट बड़े केयरिंग हो गए ना। मैं अपना फेस देखा, कुछ जगह फ़ौरन आ जाते हैं, ये कर दें वो कर दें, हटा दें। अच्छा, ये डाइटोथेरेपी तो आपने बताया कि आप डाइट से करते हो सारी चीज़ें कि डाइट आपने। अच्छा, एक आइडियल डाइट, चले इसको सवाल मैं थोड़ा बाद में लेती हूँ क्योंकि इसका जवाब मुझे पता है लंबा ही होगा। अच्छा, एक अरोमा थेरेपी है, वो क्या? Aromatherapy is also a very good kind of a therapy. It sedates the mind, it stimulates the mind, it regenerates the mind, और it revitalizes us. लेकिन नबी पाक ने भी फरमाया कि खुशबू का इस्तेमाल। आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड हैं और आप अपनी कोई बहुत ही मनचाही खुशबू का इस्तेमाल करें तो वो आपको इट मेक्स यू फील बेटर, आपको अच्छा लगता है, डिप्रेशन खत्म करता है। जितने डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उन्हें जिस तरह से हम लेवेंडर बहुत कॉमन है, अच्छा, हम कहते हैं यू शुड स्निफ द ऑयल, यू शुड पुट द फ्लावर्स इन योर पिलो एज वेल। आप तकिए के नीचे रखें, आप लेवेंडर कैंडल्स रखें,
तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि हमें हमारे माइंड को रिलीफ करती हैं, हमारी स्ट्रेस को रिलीफ करती हैं, डिप्रेशन को भगाती हैं। सही। तो ये तो अरोमा थेरेपी के नाम से तो मतलब बहुत सारे क्लिनिक्स एक्टिविस्ट्स काम कर रहे हैं। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लोग होते हैं उनकी अरोमा थेरेपी की जाती है, जो स्लीप डिसऑर्डर्स के साथ हैं, जो मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जो साइकोटिक मेडिसिन हैं उनके खुद से भी बहुत सारा ड्रॉबैक्स हैं, तो जो वो ये नहीं लेना चाहते वो फिर अल्टरनेट वेज की तरफ आते हैं और दे फाइंड प्लेयर इन इट। ऑब्वियसली आप डिफरेंट अरोमास से, मतलब ऊद हो गया और इस तरह से जो भी हमारे पास खुशबुएं अवेलेबल हैं, कुछ नेचुरल हो गई, कुछ सिंथेटिक। आजकल घरों में भी मैंने देखा है डिस्पेंसर टाइप चीजें चल रही होती है ना, वो प्यूरिफायर के नाम से आने, उसमें माइनर सा कोई खुशबू होता है, अरोमा होता है, जो कि अच्छा एंजॉय करते हैं। भाई खुशबू की बातें हुई और फिर पहले लीच की बातें हुई, फिर खुशबू की बातें हुई, दो अलग अलग इम्तजाज, लेकिन दोनों का काम यही है कि आपको ठीक करना। से बात करेंगे बाथिंग पे, डिफरेंट टाइप्स के बात होते हैं, तो बताइए मैम। बात तो नॉर्मली हम लेते हैं एक्चुअली जब हम किसी भी डिजीज़ की बात करते हैं या किसी भी पेशेंट की बात करते हैं या किसी ऐसे शख्स की बात करते हैं जो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है, तो हम उसको सूद करने के लिए या उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म की बाथ्स अवेलेबल हैं। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बाथ्स जो कि उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, हमारे पास विस्कोसिटी कम करने के लिए, पेशेंट की ह्यूमर्स को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, सही, ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, बॉडी की इनेट हीट को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए, पैरालिसिस के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाथ्स अवेलेबल हैं। सही, ठीक है। हम सैंड बाथ होता है हमारे पास, जिसमें हम पेशेंट की बॉडी को एक पूरा सर को छोड़ के बाकी जिस्म को, मैंने देखा है सी साइड पे अक्सर लोग रेत के अंदर दबे हुए होते हैं। ठीक है, वो थोड़ा ये होता है कि जो सैंड का कंटेंट है और उसमें जो भी एक आध अगर किसी ने कोई एड मिलाई हुई हो, तो हम आर्थेल्जिया के लिए, स्टिफ जॉइंट्स के लिए और क्रोनिक एसाइटिस के लिए ये वाला सैंड बाथ एडवाइस करते हैं पेशेंट को। इसके बाद हमारे पास एक और मेडिकेटेड बाथ आता है। मेडिकेटेड बाथ में डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन हम हर्ब्स यूज करते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम जो है वो हॉट वाटर बाथ्स देते हैं, कुछ पेशेंट्स में जो है वो कोल्ड वाटर बाथ्स देते हैं। ठीक है, ये जो मंगो पीर पे बात होता है ये क्या है? मैडम आप देखेंगे कि मंगो पीर का बात एज फार एज आई हैव लिसन्ड कि वहाँ पे जो रिसर्च उन्होंने वाटर की किया, वहाँ पे सल्फर का कंटेंट ज्यादा है। तो सल्फर या गंधक को हम स्किन डिसऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर सल्फर, उस पानी में सल्फर का कंटेंट ज्यादा है, तो जो भी बंदा वहाँ पे बात लेता है तो वो उसकी स्किन की डिजीजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली अक्सर मैंने देखा है कि स्किन फोड़े फुंसियों वाले लोग वहाँ जाते हैं और ठीक हो के आ जाते हैं। सल्फर है ना, वाटर में सल्फर का कंटेंट है। वो जो वाटर उसमें से मेरे ख्याल स्प्रिंग है, वो नेचुरल स्प्रिंग है, मैंने नहीं देखी अभी तक। मैंने भी सुनी है। वो जो स्प्रिंग है, नेचुरल स्प्रिंग, ऑब्वियसली तो उसमें सल्फर का कंटेंट है जो कि हील करता है बॉडी को, स्किन डिसऑर्डर्स को हील करता है। ठीक है, और उसमें इसके अलावा बोरेक्स बात आता है, उसमें भी स्किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। सी वाटर बाथ में जब सॉल्ट का कंटेंट उसमें ज्यादा है तो उसको यूज करते हुए हम डिफरेंट स्किन की डिजीजेस को ट्रीट करते हैं। इसके बाद हमारे पास मस्टर्ड बाथ आता है। मस्टर्ड बाथ में हम गैलन्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, पेशेंट को उसमें सिमर कराते हैं और उसकी जो भी डिजीज है उसको क्योर करने के लिए वो 10 to 15 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज हम पेशेंट को मस्टर्ड बाथ एडवाइस करते हैं। इसके अलावा हॉट बाथ आते हैं, ये किसी टब में जमा करके में और उनको थोड़ी देर छोड़ा जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्टीम बाथ, उसके बाद तो बड़ा मुश्किल से धोया जाता होगा मस्टर्ड ऑयल के बाद। नहीं मैडम, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हम पेशेंट की कैपेसिटी के हिसाब से ही उसको वो करते हैं। देखिए आपने इतना ही ऑयल डाला कि जब पेशेंट उसके अंदर चला जाए तो वो उसकी नेक तक डिप हो जाए। जैसे हम मसाज करते हैं, मसाज करने के लिए वो हॉट होता है या कोल्ड में भी? नहीं, हॉट होता है। मतलब इतना हॉट नहीं, वार्म में एक्चुअली ल्यूक वार्म में ही इसकी रिजल्ट्स अमेजिंग है। ठीक है, इसके बाद हमें हमामे हार, जिसे हम हॉट बात कहते हैं, हॉट बात भी अब हम देखते हैं सर्दियों में, जब कुछ लोग गर्मियों में भी हॉट बात लेते हैं और अगर वो कितना सूदिंग होता है, रिलैक्सिंग होता है। अगर इतना नहीं तो अगर हम सिर्फ अपने पाँव को ही नीम गर्म पानी में डबो लेते हैं तो वो हमें पूरी थकन निकाल देता है, जिसको हम मैनिक्योर पेडिक्योर में देखते हैं। वो लोग हमेशा इसी तरह पाँव के मसाज की रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत बड़ी साइंस है, ये भी रिफ्लेक्सेस फ्रॉम योर
फुट प्लांटर सरफेस के ऊपर से। इसके अलावा हमारे पास हमाम शमसी जिसे हम सन बात कहते हैं, ये हम आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करी थी कि ये यूएई में और इससे जगहों पे बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर उनकी स्किन जो है वो मेलानिन डेफिशिएंट है, मेलाटोनिन पिगमेंट नहीं होता, तो और वो स्किन की डिजीजेस से बचाता है, हमें बचा के रखता है सब एशियन पीपल को, तो वो इसको लेने के लिए सन बात करते हैं। इसके हमारे पास थर्मल बाथ्स होते हैं जो कि नेचुरल स्प्रिंग्स में अक्सर लोगों को एडवाइस किए जाते हैं। वीकनेस ऑफ नर्व्स के लिए हम जो है हॉट स्प्रिंग बाथ देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑयल बाथ होता है जिसमें हम डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट डिजीज हम ऑयल बाथ्स पेशेंट को एडवाइस करते हैं। हमारे पास सल्फर बाथ्स भी होते हैं, स्ट्रिंजेंट बाथ्स होते हैं जिसमें पेशेंट की जिनकी स्किन बहुत सैगी और लटक जाती है, और वो फिर हमें एडवाइस हमसे पूछते हैं, फिर हम उनको कुछ स्ट्रिंजेंट हर्ब्स डाल के उसको बॉईल करते हैं वाटर को, जिस तरह से कुछ 4-5 चीज़ें हो गई जिनका एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट है जो बॉडी में स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। तो फिर हम वो वाले बात देते हैं तो बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट टेम्परामेंट हम ये चीज़ें एडवाइस करते हैं, हर बंदे के लिए। सोना बात क्या है मैडम? सोना जो टर्मिनोलॉजी है ये हॉट को करती है कि आप सोना बात इज समथिंग आप, ये ज़्यादातर जो है वो 20 पेशेंट्स के लिए थी, वेट रिडक्शन के लिए उन्होंने कहा था कि अगर तो लेट सपोज आप किसी को सोना बात दे रहे हैं, आप उसको इसकी बॉडी को एक हॉट चैम्बर में थोड़ी देर के लिए स्टीम कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि जो सब कुटेनियस बॉडी का फैट है वो मेल्ट हो जाएगा और वो फिर होता है ऐसे ज्यादा नहीं रिजल्ट मिला, मैंने भी यही देखा है। हाँ, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं, नॉट एज फार एज ऐसा होता तो पाकिस्तान में भी जगह जगह सोना बात ही बने होती लगे होते, क्योंकि अभी तो बहुत जरूरत आ गई पाकिस्तान को। हाँ, बहुत मोटे हो गए हम लोग ना, घर में बैठ बैठ के और बकरा ईद पे गोश्त खा खा के हमने बहुत मोटे कर लिया। इसके अलावा डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं हमारे पास, दलक जिसे हम मसाज कहते हैं, मसाजेस अवेलेबल है हमारे पास। हॉट मसाज होता है, सॉफ्ट मसाज होता है, डिपेंडिंग अपॉन। एक पत्थरों पे भी तो मसाज किया जाता है ना, मतलब वार्म हो जाते हैं वो स्टोन्स हाँ, फिर डिफरेंट टाइप के वो स्टोन है। एक बाकायदा थेरेपी सेंटर खुला हुआ है जिसमें उन्होंने वो स्टोन बेड पे फिट किए हुए हैं और फिर उसको वार्म करते हैं तो पेन रिलीज हो जाता है। इसी तरह से डिफरेंट चीजें हैं जो कि अल्टीमेटली नेचुरल मेडिसिन, ग्वाशुआ या ची मसाज, वो चाइनीज सारी चीजें। अच्छा, जहाँ हम देखते हैं इंटरनेट पे ईस्टर्न मेडिसिन में तो हमें तर्जुमे में जो है तिब नहीं मिलता, हमें चाइनीज थेरेपीज मिलती। मैडम हमने उस लेवल का काम नहीं किया ना। हाँ। हमारा एक ड्रॉबैक ये भी है कि हमने रिसर्च, हालांकि हमारे पास अपना है सब कुछ, और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सब चीजें दी। अजवा के गुटली का पेस्ट, अब हमने देखा है रक्षों के पीछे लिखा हुआ पहले ने जो है वो जो रक्षे के पीछे लिखा होता है वो गुटली का पेस्ट मिलता है और ओरिजिनल है, मक्का मदीना से लाया हुआ, लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो हमने उस पर काम ही नहीं किया। हमने रिसर्च नहीं की, हम कुछ टिपिकल लोगों के पीछे लग के और बस। एक्चुअली इंस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज़ है ना, हम चमकती चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, तो वो जो एक तरह से फार्मास्यूटिकल्स हैं वो अपना बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बॉक्सेस बहुत अच्छे हैं, आउटकम नहीं पता। हाँ, और दुकानें बहुत खुल गई, उसकी इजी अवेलेबिलिटी बहुत है। अब हमने अपनी नेटिव चीज़ को बुरा कहलवा के, मतलब आप बिलीव करें टेट्रा पैक मिल्क इश्तेहार आता है और आप तो ब्लू बैंड के ऊपर लिखा हुआ आता है। हाँ जी 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 ओके, तो ये सब चीज़ें जो है हम नेटिव चीज़ों को छोड़ के और फिर जो है वो बाहर की चीज़ों को, हाँ ये बात तो है कि हम प्रोसेस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमें असल में इजी गोइंग की आदत हो गई है ना, हम चाहते हैं इजी सारे काम हो जाएं तो हम वो काम कर लें, बस यही एक वजह है जिसकी वजह से जो है हम थोड़े पीछे रह गए, बल्कि ज़्यादा पीछे रह गए और हम अपनी सेहत गंवा रहे हैं। यही बात है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ हमें इतराफ़ में हाइजीन का भी हम अपना ख्याल रख लें, जैसे कि अपने घर के कचरे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी गली को भी साफ़ करना है, क्योंकि मेहमान जो भी आएगा वो गली से गुजर के आएगा, डायरेक्ट घर में नहीं छलांग लगाएगा आपके, तो वो अपने इतराफ़ की चीज़ों को भी साफ़ करें। या आप कहीं जाते हैं, स्टूडियो आते हैं, तो बजाय इसके कि आप अपनी चीज़ें यहाँ फेंक के जाएँ, उनकी भी साफ़ करें, उनकी केयर करें। अगर हर कोई अपना अपना रोल प्ले करे तो मेरा ख्याल है इतनी कोई मुश्किल ना हो। और हम सारी जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, हम समझते हैं कि हम बड़ी उस जिम्मा हो गए, तो ऐसा नहीं है, हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये।
अच्छा, यहाँ बातें बहुत सारी हो रही हैं और प्रोग्राम जो है अपने आखिरी मराहिल में है। मेरे पास अब सिर्फ 20 मिनट भी नहीं है, बल्कि समझें कि 15-18 मिनट हैं। तो आप में से कोई अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं अपने, तो फेसबुक को मैं चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा, और कि अगर कोई मैसेजेस हैं तो सही, बिल्कुल मैसेजेस, लेकिन काम वाले मैसेज हों तो पढ़ने में मज़ा आता है कि भाई ठीक है जी, सवाल भी पूछा और जो है वो बात भी करना चाहिए। अच्छा, मेरे पास 2 सवाल आए हैं, ये देखें खुशकिस्मती से। एक तो ये है कि डॉक्टर एमन, डायबिटीज़ की अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? साइमा कामरान पूछती हैं। डायबिटीज़ की अर्ली सिम्टम्स ऑब्वियसली हमारे पास पोलीयूरी, मतलब रात को उठ के बार बार पेशाब करना, पोलीडिप्सिया, प्यास का ज़्यादा लगना, कोई ज़ख्म अगर लग जाए जल्दी से तो उसका बहुत देर से भरना, और अक्सर सुनपन रहना जिस्म में। ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर हमें इसी बात का इशारा करती हैं कि ब्लड शुगर रैंडम या ब्लड शुगर फास्टिंग का टेस्ट करा लेना चाहिए, और HbA1c लाजमी करा लेना चाहिए। जो भी डायग्नोस्टिक टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस लाजमी, मैं तो एम्फेसिस करती हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस लाजमी करा लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको अर्ली गाइड कर देता है कि आपकी बॉडी किस स्टेज, क्या स्टेज आप समझती हैं, किस एज लेवल पे आके हमें हर पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस एक दफ़ा करवा ही लेनी चाहिए? 25 टू ऑनवर्ड्स करा लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत बुरे तरीके से और बहुत तेज़ी से इस डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान बीइंग थर्ड वर्ल्ड, और स्पेशली जिनके पेरेंट्स डायबिटिक हैं या उनकी फैमिली में डायबिटीज है, तो फिर आप उनको वो तो ज़रूर अपने आप को चेक करा, बल्कि 20 में ही करवा ले तो ज़्यादा अच्छा है कि अर्ली जितनी डिटेक्शन होगी इतना आप अपने आप को क्योर कर सकेंगे। अच्छा, एक और सवाल है सईद अहमद साहब का, ये जो घर पर शुगर स्ट्रिप से हम अपनी शुगर टेस्ट करते हैं, ये आपकी नज़र में कितनी ऑथेंटिक होती हैं? ये भी कंपनी टू कंपनी वेरिएशन है। कुछ जो किट्स आती हैं वो बहुत ऑथराइज्ड आती हैं, वो बिल्कुल आपको अच्छा रिजल्ट देती हैं, और कुछ किट्स जो हैं वो आपको फेक रिजल्ट भी देती हैं। किट्स के अंदर उसकी स्पेसिफिक मतलब की बात है कि सेल वीक होता है तो भी रिजल्ट बड़ा फेक आता है, और इतना ज़बरदस्त आता है कि बंदा खुश हो जाता है और शुगर खाने लगता है कि मेरी तो शुगर ठीक है, हालांकि वो ये ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आप चेक कर भी रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, तो इसके बावजूद भी आपको एवरी 15 या 1 मंथ अपार्ट लैब से करा लेनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि हमें अपनी शुगर बहरहाल एवरी 3 मंथ्स अगर आप HbA1c करा लेते हैं तो एक तरह से आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ थोड़े से 1-2 पे और भी मैसेज हैं फेसबुक पे, पहले मैं वो शामिल कर लूँ। राजा जुल्फर नैनकियानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। काशिफ अली मलिक, ये फूल है मेरे वालिदैन के नाम जिन्होंने, ये क्या है, ओहो ये तो बहुत बड़ा मैसेज है। बस ये कि आपने अपने दोस्तों के नाम, वालिदैन के नाम जो फूल भेजे हैं हमने सब उन तक पहुंचा दिए फेसबुक पे पेज के थ्रू। आपकी फूल भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम आपसे थोड़ा सा PhD पे भी बात करेंगे। अभी जो आपका PhD कंडक्ट हो रहा है उसकी क्या आपकी थीम है? मैं जो है कुछ प्री क्लिनिकल स्टडीज़ कर रही हूँ। हम लोग जो काम है वो इस तरह से करते हैं कि हम जो भी अपना स्पेसिफिक टारगेट रखते हैं उसकी पहले प्री क्लिनिकल एनिमल ट्रायल्स करते हैं। अभी जो मेरा काम है वो एनिमल्स पे चल रहा है, उसके बाद वो प्री क्लिनिकल से कैसे होता हुआ फिर ह्यूमंस की तरफ आएगा। अच्छा, एनिमल में कौन से एनिमल हम जो है वो रेड्स पे काम करते हैं, जो कि हम विंस्टार एक स्पेसिफिक स्पीशी होती है वाइट रेड्स की, उन मैं रेड्स पे काम कर रही हूँ। कुछ लोग माइस पे काम करते हैं। अभी जो है मैंने उन पे OGTT ITT 2-3 टेस्ट हैं वो कंडक्ट कराए हैं। उनका रिजल्ट इंशाल्लाह मेरा 1-2 दिन में आ जाएगा। उसके बाद हम उनकी जो स्पेसिफिक ऑर्गन, जैसे मैं पेंक्रियाज की बात करी थी आपसे बार बार, एडिपोज टिश्यू, पेंक्रियाज, ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स हम उनके हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उनकी हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं, इनके लैब के पैरामीटर्स कराते हैं, और उसके बाद जो भी हमारे पास कंटेंट आता है हम ग्रुप्स की सूरत में काम करते हैं। हम N8 रखते हुए जो है वो अपने 8 ग्रुप्स बनाते हैं। जो भी हमारी डोजेज है, जिस भी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं उसकी 3 डिवाइडेड डोजेज होती हैं। उसके अलावा हम एक जो स्टैंडर्ड मेडिसिन चल रही होती है एक उसकी डोज होती है। एक हम एक ऐसा ग्रुप रखते हैं जिसे हम कुछ भी नहीं देते, उसे हम नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं। एक हमारा पॉजिटिव कंट्रोल होता है जो स्टैंडर्ड मेडिसिन पे चल रहा होता है, या फिर जिसको हमने लेट सपोज मैंने अपने एनिमल्स को जो है वो हाई फैट डाइट के बाद डायबिटीज़ इंड्यूस कराई थी। अच्छा, तो मैंने उनको ऐसा खाना खिलाया था 3 महीनों के लिए। जुल्म किया नहीं, बेचारे रेड्स के साथ जुल्म हो गया। दिस इज द पार्ट ऑफ माय स्टडी। डेफिनेटली एक मजाक की बात है। और ये देखें ना, आपने इंसानों की सेहत के लिए काम कर रही हैं आप, और आपको रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं
आप अल्लाह ताला ने भेजा ही इनको इतनी ज्यादा तादाद में, इसीलिए कि आप इस्तेमाल करें। स्पेसिफिक एनिमल्स हैं, स्पेसिफिक ब्रीड कराया जाता है इसी पर्पस के। अच्छा, फेसबुक पर एक और मैसेज भी है। सलाम डॉक्टर अमन, मेरी अम्मी को 15 साल से डायबिटीज है, वो सुबह और रात इंसुलिन लेती हैं, क्या ईस्टर्न मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन है कि इंसुलिन छूट जाए? नादिया अली। नहीं नादिया, इंसुलिन बिल्कुल हम छुड़वा नहीं सकते, लेकिन अगर आप इनकी डाइट मॉडिफिकेशन करेंगी, आप इनको वॉक एक्सरसाइज में, इंस्टेंटेनियस एक्सरसाइज के हक में नहीं हूँ, मैं भी कहती हूँ कि पेशेंट वॉक करे जिससे उसके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हों, कॉर्टिसोल और इंसुलिन ना बढ़े। और इसके अलावा आप उसको जितने भी मीट में, जिस तरह से आप उसको ऑर्गन मीट, इसको कलेजी, गुर्दे और इस तरह का जो भी डाइट आप उसको ऐड करें, बिल्कुल 15 to 20 ग्राम्स या 100 ग्राम्स वंस इन अ वीक। ठीक है। आप कार्ब्स अपनी मदर के बिल्कुल घटा दें, बिल्कुल कार्ब्स 15 to 10 ग्राम्स पर डे रखें। कार्ब्स में हमारे पास जितनी भी वाइट चीनी, रिफाइंड शुगर, रोटी चावल, जितनी भी ये चीज़ें, ये बिल्कुल जीरो तक। हाय मेमन, औरतें कहाँ छोड़ेंगी रोटी चावल? हम तो मेमन है भाई, हम कहाँ छोड़ेंगे? हमारे तो दोपहर का लंच ही मुकम्मल नहीं होता चावल के बगैर। मैडम सेहत के लिए थोड़ा तो बहुत जरूरी। तो फिर इसके बगैर रिप्लेसमेंट में क्या? रिप्लेसमेंट में हमारे पास नट्स हैं, सीड्स हैं, हमारे पास रेड मीट है, वाइट मीट। वो तो लोग कहेंगे भूखा मारा। नहीं, भूखा नहीं मारा। आप सैलेड्स हैं, आगे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पेशेंट की पहले मेंटल काउंसलिंग करें, अच्छी तरीके से उनको जब काउंसिल किया जाएगा और जब उनको उनकी सेहत की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी तो डेफिनेटली वो आप बैलेंस डाइट में चलें। आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, आप कुछ नट्स ऐड कर सकते हैं, इवन कि आप खजूर और आम भी ऐड कर सकते हैं पेशेंट की डाइट में। अच्छा, मेरे पास एक डॉक्टर आए थे अभी कुछ दिनों पहले, वो भी डायबिटीज के ही स्पेशलिस्ट थे, तो वो बता रहे थे कि अभी रिसेंट रिसर्च से साबित हुआ है कि आम साहब जो हैं वो इतने मीठे नहीं है जितनी चीकू है। ये भी एक बात आई है। और अभी तो मतलब कुछ शुगर, हम बीइंग इन द पार्ट ऑफ तिब की मैं बात कर रही हूँ, हम जब पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो हम 50% ऑफ पेशेंट्स को जो टेम्परामेंट में वहाँ लाई कर रहे होते हैं, हम उनको इतनी लिबर्टी देते हैं कि वो ये चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। चलें फिर डायबिटिक पेशेंट तैयार हो जाएं और आप जो है ईस्टर्न मेडिसिन की तरफ आ जाएं, क्योंकि आपको लिबर्टी मिलने वाली है खाने पीने में, और उसमें आप शुगर भी ले सकेंगे और फल फ्रूट भी अच्छे तरीके से खा सकेंगे, क्योंकि डॉक्टर अमन ये कहती हैं कि हम लिबर्टी देते हैं पेशेंट की सेहत को देखते हुए। अगर ये लिबर्टी मिलती है और आपकी ईस्टर्न मेडिसिन इस पर बहुत अच्छा काम करती हैं, और डेफिनेटली आई एम श्योर करती हैं, क्योंकि तिब से रिलेटेड कोई चीज़ गलत हो भी नहीं सकती, बस तरीका उसका प्रॉपर होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, एक अच्छा डॉक्टर आपकी सरपरस्ती के लिए होना चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप कहीं भी चूक नहीं कर जाते। बिल्कुल। अच्छा, आपकी वैसे सारी बातें से मैं तो इस नतीजे पे पहुंची कि ये सारी जो फोकस्ड एरियाज हैं, कपिंग है आपकी। अच्छा, तो चलिए थोड़ा सा कपिंग पे भी बात कर ही लेते हैं, वरना फिर वो दिल शिकनी हो जाएगी कपिंग, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ ये काम। तो आप लोग कपिंग के लिए क्या प्रोसीजर, मतलब आप पेशेंट को किस तरह तैयार करते हैं? हम पेशेंट को वही 4 आवर फास्टिंग के साथ बुलाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो कंप्लीट फास्टिंग है उसमें पानी देते हैं? पानी अलाउड करते हैं ना? पानी अलाउड कर सकते हैं, वरना तो आपको पता है वेसोवेगल शॉक बहुत बुरा आता है। मैंने तो इवन पेशेंट्स को भी, मेरे पास क्लिनिक पे भी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि फीमेल ओवरनाइट फास्टिंग के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया, और जैसे मैंने फर्स्ट कप लगाया और वो सेकंड कप वो सिंकोपी में धड़ाम नीचे, और फिर उनको उस वक्त भी जो भी मेरे पास अवेलेबल था, हनी या व्हाटएवर, तो मैंने उनको फ़ौरन से इसको फर्स्ट एड दिया और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 to 5 मिनट्स शी केम बैक टू नॉर्मल। और हम यही कहते हैं, अगर तो कोई पेशेंट जो है वो वारफेरिन या इस तरह से कुछ ले रहा होता है, एंटी मेडिसिन ले रहा होता है, एंटीकोगुलेंट्स ले रहा होता है, तो हम 5 डेज़ पहले उसको स्टॉप करा देते हैं, एंटीकोगुलेंट्स उसको मना कर देते हैं, और उसके बाद हम, अगर तो नॉर्मल पेशेंट्स है और वो सुनना के लिए आ रहा है तो फिर उसको एक अलग प्रोसीजर के थ्रू बुलाया जाता है, और अगर कोई डिजीज़ पेशेंट है और वो डिजीज़ के लिए फॉलोअप के लिए आ रहा है या फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो उसकी रिजीम के लिए उसको फर्स्ट विजिट में गाइड कर दिया जाता है कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कमिंग विजिट। अगर वो उसी वक्त एम्फेसिस करे तो उसे कहते हैं कि आप वेट कर लें, या आप बता दें कि आपने लास्ट मील कब लिया था, क्योंकि हमें तो ये लाजमी, जितना रिजल्ट फास्टिंग 4 आवर्स फास्टिंग के साथ मिलता है उतना हमें भरे पेट पे नहीं मिलता। और तीसरा ये कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं तो भी आपको बहुत कॉशियस के साथ काम करना पड़ता है। आप उसकी पहले ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते हैं, मॉनिटर कराते हैं, उसकी रिपोर्ट लेते हैं, उनका HB, मैं तो पेशेंट्स का HB भी लाजमी कराती हूँ कि पेशेंट को ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसे नहीं कि पेशेंट को एनीमिया का था और ठीक है आप एनीमिया के लिए भी कपिंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही 5 HB वाले पेशेंट को कप लगा दें और वो
सर्वाइव नहीं कर सका। और हमेशा स्टेप बाय स्टेप लगाने चाहिए, स्टेप बाय एक साथ सारे ना लगा दें। और हम लोगों के पास यहाँ एक बहुत मिसकंसेप्शन भी है और माल प्रैक्टिस भी है कि अक्सर मैंने देखा है पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो दिखाते हैं अपने प्रीवियस पिक्चर्स कि हमने 12 कप लगवाया, 18 कप लगवाया। मतलब आप ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग द पेशेंट, यू शुड गो स्लो एंड स्टडी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप लगाएं। जैसे ओबेसिटी के लिए लगते हैं तो थोड़े ज्यादा ही होते हैं, ज़्यादा है उसके या फिर आपके जो है पीसीओस के लिए लगते हैं तो लोअर एब्डोमेन आपको कवर करना पड़ता है सारा। लेकिन अगर आप सिर्फ नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ, पहले बैक साइड फिर फ्रंट साइड, थोड़ा ब्रेक देके ताकि पेशेंट जो है वो होश में भी रहे और उसको भी ये पता चले। अच्छा, फिर दूसरा उनको इतना अच्छे तरीके से आप मसरूफ रखो ना तो वो सही रहते हैं। और कुछ जो एमेनोरिया सेकेंडरी एमेनोरिया की पेशेंट्स आती हैं वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं, और वो सेकेंडरी एमेनोरिया की पेशेंट्स बस वो फिर उनको पता होता है कि विल गेट द विजिट एंड देन वी विल गोइंग टू हैव आवर साइकिल, तो वो एम्फेसिस करती हैं नहीं भाई प्लीज आप लगाएं। हाँ, बहुत ऐसे बहुत सारे अच्छे पेशेंट होते हैं जो पूरी बॉडी करवाते हैं अपना और बड़ा सुकून महसूस करते हैं। हेडेक्स के लिए कराते हैं, मेरे पास अक्सर पेशेंट्स हेडेक्स के साथ आते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मेरा हेडेक हुआ था वैक्सीन के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह मैं परफेक्टली मैंने उसको मतलब हाफ आवर मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, मुझे लगा मेरा हेडेक था ही नहीं। बिल्कुल। और वो जो टेक्निकल हैंड है कैरी करने का, कपिंग ऑन द हेड विद हेयर्स, मैं तो शेव ऑफ नहीं कराती। नहीं, मैं भी नहीं कराती क्योंकि वुमेन्स के शेव ऑफ कहाँ से करा। बल्कि आपको पता है मेरे मेल पेशेंट हैं जो मेडिसिन के ना, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मैम आप कर दे, क्योंकि आप अब जिस मेल डॉक्टर के पास बैठती हैं वो जाते ही उस तरह उठाते हैं कि पहले बाल निकाल। बिल्कुल, मैं फीमेल्स को शेव ऑफ नहीं कराती, बस मैनेज कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो हनी से बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। सो इस सारी बातों से ये नतीजा अखज़ होता है कि कपिंग एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप उस तरफ जाएं, ईस्टर्न मेडिसिन को फॉलो करें। मैडम, आपका कोई पैगाम हमारे लिसनर्स के लिए, FM 101 की टीम के लिए, सुनने वालों के लिए और सुनाने वालों के लिए? इन द एरा ऑफ कोविड एवरीवन शुड स्टे सेफ। आप सेफ उसी वक्त रह सकते हैं जब आप गिवन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, राइट, और आप SOPs के अकॉर्डिंग चलें, और आपको जो भी राइज तरीकाकार बताया जाए आप उसको अपना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपने आप को नेचर के करीब रखते हुए ज़रूर सेफ करें। जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं या इम्यूनिटी है, वो आप हर चीज़ में बेस्ट पार्ट प्ले करती है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कोविड को सर्वाइव भी किया है, तो ये वही लोग थे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। तो जब आप नेचर के करीब रहेंगे ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, और जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो फिर आप सबसे बड़ी बात बचाने वाली ज़्यादा लगी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है। ये नहीं है कि अल्लाह ने तवक्कल करके कूद पड़े आग में कि जब जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को बचाना है, अपनी केयर करनी है, और अपने साथ अगर आप मास्क लगाते हैं तो ये आपकी केयर नहीं होती है, ये दूसरे की केयर होती है। और ये भी सदका जारी है, देखा जाए कि आप दूसरे की खातिर ये काम करें तो अपने लिए ना सही दूसरों के लिए मास्क लगाएं, दूसरों के लिए SOPs का ख्याल रखें। जैसे हम अभी दूर बैठ के पूरी तरह से SOPs को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ प्रोग्राम भी अपने अख्ताम को हो गया बिल्कुल ख़त्म, और बातें बहुत अभी भी रहती हैं। प्रोफाइल माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिया जाए, क्या छोड़ा जाए। चलते चलते एक सवाल आ गया है और मैं पूछ लूँ ताकि दिल शिकनी ना रह जाए सोबिया की तरफ से। और वो ये पूछ रही हैं कि आजकल हिमालयन सॉल्ट के लैम्प्स आ रहे हैं, वो दर्द को वाकई कम कर देते हैं? देखिए, हर चीज़ का एक सर्कल होता है, उसका एक एम्पिरिकल एरिया होता है जिस रेडियस में वो काम करता है। जब आप सॉल्ट लैम्प यूज़ करते हैं तो उसके रेडियस में जो रेज इमिट होती हैं ना, वो वाकई इस तरह से काम करती है कि बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स को ले लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी इम्प्योरिटीज। आजकल हर घर में वाईफाई सिस्टम चल रहा होता है और डे एंड नाइट चल रहा होता है, तो मैं तो समझती हूँ कि आपके बॉडी की दर्दों को वो ले ना ले, कम से कम उसकी सारे कार्बन को ले लेती है वो अपने अंदर, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कम से कम आपको उसकी टॉक्सिक से वो बचा रहा है, तो जरूर रखिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कारोबार शुरू करने वाली हूँ इसलिए कह रही हूँ, बल्कि हिमालयन सॉल्ट के लैम्प बहुत अच्छे होते हैं और मैंने भी अपने घर में रखा हुआ है। यहाँ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करूंगी और इससे पहले इजाजत चाहूंगी आपसे, और मेरे बाद होगा स्माइल एंड डायल। और वहाँ आ चुकी हैं मोहतरमा हमारी, बैठी हुई हैं और मुझे देख रही हैं और इशारे कर रही हैं, तो ठीक है जी, बिल्कुल आपकी सीट हम छोड़ देंगे। नाइला मेमन अभी आती होंगी, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगी, और उस प्रोग्राम के साथ से पहले मैं आपसे इजाजत चाहूंगी एक बात जो डॉक्टर अमन कहना चाह रही हैं। हाँ बिल्कुल, आज इस चैनल के थ्रू आई जस्ट वांट टू थैंकफुल टू ऑल माय टीचर्स, माय प्लेजर, who gave me this opportunity.
ऑब्वियसली माई पेरेंट्स, माई फादर, माई मदर, जो अभी तक भी मुझे उठाते हैं कि उठ जाओ भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया. ओह माशाल्लाह. माई इन लॉज, डेफिनेटली माई मदर इन लॉ, शी ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल थ्रू ऑल माई प्रोसीजर्स. माई हस्बैंड एंड माई टीचर्स, जिनको रात भी मैं फ़ोन करके पूछ रही थी कि सुबह मैंने जाना है, व्हाट शुड आई से, दे आर हेल्पिंग मी थ्रू ऑल माई थिक एंड थिन. So I just want to be, I'm very grateful and I'm very much lucky to have all these blessings with me. So I'm very much grateful to Allah Pak and all these people who are always around and me. Thank you very much. मैं FM 101 की टीम की जानिब से, अपनी जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आई. शुक्रिया. इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम यहाँ अख्ताम को करते हैं अपने और जाते हैं. आपका बहुत हमने दिमाग खा लिया 2 घंटे तक और ये बोलते रहे कि ईस्टर्न मेडिसिन पे आ जाएं, लेकिन वाकई आ जाएं, अच्छी चीज़ है. अल्लाह हाफिज. अगले हफ्ते जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ. पाकिस्तान जिंदाबाद.